The Teachers Show. The Teachers Show है ये सरकार, The Teachers Show है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। The Teachers Show है ये सरकार, The Teachers Show है ये सरकार। यहाँ हर टीचर सरकारी है और ये सबसे असरकारी है, असरकारी है। हमारा शो सब पर भारी है, ये जब से शुरू हुआ जारी है, जारी है, जारी है। The Teachers Show है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। The Teachers Show है ये सरकार, The Teachers Show है ये सरकार, The Teachers Show है ये सरकार। The Teachers Show। नमस्कार, द टीचर शो के एपिसोड 140 में आपका स्वागत है। और आज हम 140वें दिन लगातार आपके साथ बातचीत कर रहे हैं। और आज हमारे शो में एक बहुत ही खास मेहमान हमसे जुड़े हुए हैं इस वक्त दिल्ली से लाइव। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अशोक तिवारी साहब, जो इस वक्त दिल्ली से हमसे जुड़े हैं। और अशोक तिवारी जी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। उन्होंने बहुत सारे नवाचारी प्रयोग किए हैं और बहुत अद्भुत संयोग है कि वो गणित और हिंदी के एक साथ शिक्षक हैं और रंगमंच को लेकर के उनका प्रयोग बहुत शानदार है। तो पिछले करीब 30 वर्षों से वो अभिनय खुद भी कर रहे हैं, बच्चों से भी करवा रहे हैं और उसको शिक्षा में भी लागू कर रहे हैं। तो आज हम उनसे इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे कि वो कैसे इतना सब काम एक साथ करते हैं और शिक्षा को रंगमंच में जोड़ने का जो अभियान बहुत लंबे समय से बहुत सारे लोगों ने चलाया हुआ है, उसके बारे में उनकी क्या राय है। उनके जो अपने विद्यालय में इन सब विषयों को, इन सब चीज़ों को वो कैसे लागू करते हैं। और इसके अलावा वो बहुत अच्छे लेखक हैं, साहित्यकार हैं, कविता लिखते हैं, संपादन करते हैं, पत्रिका का संपादन करते हैं और बहुत कुछ है। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर अशोक तिवारी जी से, जो इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ लाइव हैं। तिवारी सर नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार, नमस्कार, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ तिवारी साहब के साथ इस वक्त लाइव हैं मुन्नेसर टिहरी पौड़ी से, हमारे शो के को होस्ट मुकेश प्रसाद भोगड़ा जी। भोगड़ा सर आपका भी स्वागत है। नमस्कार सर, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? नमस्कार जी, बहुत बढ़िया, बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया, बढ़िया है सर, आप सुनाइए। तो तिवारी सर, हम बातचीत का आगाज आपसे करते हैं। आज गिरीश जोशी सर हमसे नहीं जुड़ पाए हैं अभी तक और हेमंत बिश्ट सर भी अस्वस्थ होने के कारण अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं। तो जैसे ही गिरीश जोशी जी हमसे जुड़ेंगे, हम उनसे बातचीत करेंगे। और हमारे शो का जो पहला सेगमेंट है वो है एक सवाल हम पूछते हैं अपने दर्शकों से। उसका जो सबसे पहले सही जवाब देता है सर, उसको माया ऑप्टिकल्स की ओर से खूबसूरत चश्मा गिफ्ट दिया जाता है। लेकिन आज वो सवाल अभी तक मेरे पास आया नहीं है और ना ही स्वयं जोशी जी प्रकट हुए हैं अभी तक। तो जैसे ही जोशी जी प्रकट होते हैं हम उस पर बात करेंगे, लेकिन तब तक हम आपका तारुफ अपने दर्शकों से कराना चाहेंगे। आपका जो मूल परिचय था वो हमने एज इट इज फेसबुक पर डाला, व्हाट्सएप से लोगों को भेजा, लेकिन जो आपके मुंह से सुनने का आनंद है सर वो कुछ और होगा। तो हम, और आप चूंकि रंगमंच से हैं तो निश्चित रूप से आपकी एक अद्भुत कहानी होगी, आपका संघर्ष होगा आपकी बाल्यावस्था से लेकर के अब तक का,
उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे, और ये भी जानना चाहेंगे कि गणित के विद्यार्थी और शिक्षक होते हुए आप रंगमंच क्यों कैसे आ गए? इन सब बातों पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट सर। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपके इस कार्यक्रम में आकर के एक्चुअली सभी के साथ मुखातिब होने के लिए। दरअसल थिएटर एक ऐसा पैशन रहा, बन गया है, जो मेरे साथ मुझे लग रहा है कि उसके साथ जब हम थिएटर में रूबरू होते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगता है कि हम कनेक्ट हो पाते हैं। अब सवाल उठता है कि थिएटर का जो शौक है ये कब से पला, कब से मेरी जिंदगी में आया। जब मैं छोटा था, जब मैं आई थिंक जब चौथी पांचवी में पढ़ता था, तो मेरे दोस्त जो थे, उनको मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त, उसका नाम मनोज गुप्ता था, और वो खूबसूरत बच्चा था, हम सबसे बहुत खूबसूरत था, और उसको जवाहरलाल नेहरू की भूमिका दी गई एक नाटक के अंदर, और उस नाटक में मुझे भी कोई पार्ट करना था, लेकिन मैं बार-बार कोशिशों के बावजूद भी मुझे हर बार वहां से डिटैच कर दिया गया, या कुछ कारणवश टीचर ने मुझे नहीं रखा। अब उसके बाद होता क्या है कि धीरे-धीरे लगातार मेरा उन कल्चरल चीजों के प्रति लगातार रुझान बढ़ता चला जाता है, लेकिन उन सब चीजों के साथ-साथ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये रहे, इको हो रहा है। इको अभी भी हो रहा है क्या? नहीं सर, हमारे यहाँ तो नहीं हो रहा है। एक सेकंड। अच्छी आ रही है आपकी आवाज। ओके, ठीक है, मैंने ज्यादा खोला हुआ शायद अब। ओके, तो सवाल ये है कि जब वहां पर चीजें उन्होंने नहीं लिया, तो मुझे थोड़ा लगा कि क्यों नहीं लिया, क्या बात है, कैसे है। लेकिन मैं क्योंकि इंट्रोवर्ट किस्म का इंसान था, बच्चा था, तो कुछ नहीं कहा, किसी से नहीं कहा। चौथी क्लास की बात है ये, फिर पांचवी हुई, फिर छठवीं हुई, फिर सातवीं हुई, जूनियर हाई स्कूल में पहुंच गए। सातवीं क्लास में जब मैं पढ़ता था, मुझे कैटेगोरिकली एक घटना का याद है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, और वो शेयर इसलिए भी क्योंकि वो टीचर्स के साथ रिलेटेड है। हुआ क्या कि हमारे एक हर्षरूप मां साहब ने कहा कि 3 दिन बाद डिप्टी साहब आने वाले हैं और उनका इंस्पेक्शन है, उनकी स्वागत में एक नाटक किया जाना है 3 दिन बाद। तो कहाँ की घटना थी सर? घटना कहाँ की है, किसी की है? ये इगलास एक कस्बा है, इगलास एक अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में कस्बा है। अच्छा, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में। तो वहां पर उन्होंने कहा कि जिसको भी भाग लेना हो इस नाटक में, ये नाटक का नाम भी उन्होंने बता दिया कि जयद्रथ वध होगा, जिसको भी भाग लेना हो वो आ जाए। तो हर बार की तरह से मैं सबसे आगे खड़ा था, और हर बार की तरह से हर्षरूप मां साहब ने मुझे थोड़ा सा प्यार की एक चपत लगा के और छोटी सी गाली देके मुझे उन्होंने वहां से बाहर निकाल दिया। लेकिन उन्होंने थोड़े एक दो ऐसे अल्फाज कहे जो कि मुझे वाकई चुभ गए, और किसी बच्चे के लिए चुभने के लिए पर्याप्त थे शायद, जो टीचर की मर्यादा के भी थोड़ा अनुरूप नहीं थे। तू क्या करेगा काले कलूटे, तू नाटक करेगा। तो ये इस तरह के जो अल्फाज जो मेरे लिए आए, मुझे बहुत ही बुरा लगा, लेकिन मैं क्योंकि चला गया था, मां साहब ने कहा मुझसे। उसके बाद देखिए 2 दिन बीत जाते हैं, लगातार रिहर्सल चल रही हैं, और मेरा कमरा रिहर्सल रूम के बराबर में था। वहां पे डायलॉग चल रहे हैं, और वहां पर मेरी गणित की क्लास चल रही है या कोई और क्लास चल रही है, मेरा मन वहां नहीं लग रहा, मेरा मन लगातार काम वहीं पे है कि अर्जुन अपना गांडी उठा और देख, बादलों के बीच से वो सूरज निकल आया है, और जयद्रथ का सर कलम कर दे। अब ये डायलॉग मुझे ज्यादा लुभाते थे बनिस्बत की गणित का कोई पैथागोरस थ्योरम करा रहे हैं। जी। पॉइंट इज कि मेरे पास बहुत कुछ डायलॉग्स मुझे जबरदस्त याद हो गए थे क्योंकि मेरा मन वहां रहता था। अकस्मात ये हुआ कि जिस दिन शो 2 दिन शायद 2 दौरा और चल गया उनका, तो 2 दिन जो दौरा डाला, उसी बीच हुआ ये कि जिस दिन उन्हें आना था उससे एक दिन पहले
जो कृष्ण की भूमिका कर रहा था, बच्चा बीमार पड़ गया। और क्योंकि हम लोग जब क्रिकेट खेलते थे बच्चों के साथ बैट बॉल खेलना है, तो मैं जो है डायलॉग को कुछ बना करके कुछ मुझे वाकई याद हो गए थे, मैं बच्चों को बताता था। तो अब मां साहब की हालत इसलिए खराब हुई, अब उसकी भूमिका कौन करेगा। तो जिस दिन हमारी परफॉर्मेंस होनी थी, उससे एक दिन पहले छुट्टी थी स्कूल की। तो उस दिन उन्होंने बच्चों को भेज करके उन्होंने मुझे घर से बुलवाया, और घर से बुलवाया, मुझे नहीं बताया बच्चों ने कि क्यों बुलवाया है, लेकिन बच्चों ने कहा हरप्रसाद मां साहब ने बुलाया है। तो हरप्रसाद मां साहब ने जब बुलाया है, एक तो हरप्रसाद मां साहब जो कि इन्होंने मुझे गालियां दी, जिन्होंने मुझे इस तरह से कई बार मुझे गुस्सा करते थे, चांटा भी लगाया, कई बार चांटे लगाए। तो मैं, यकीन मानिए, मैं जिस नेकर में बैठा हुआ था, उसी में हमें भाग लिया बच्चों के साथ। अब जाने के बाद हरप्रसाद मां साहब का अब एटीट्यूड क्या है वहां जाते ही, कि लल्लू तू तो बहुत होनहार छात्र है विद्यालय का, है ना, और तुझे सारे डायलॉग याद हैं। अब मैंने कुछ तो याद भी थे और कुछ मैंने, अब किसी मौके को नहीं गंवाना चाहता था, मैंने कहा हाँ मुझे याद है। तो बस ठीक है, तो तू कृष्ण का रोल करेगा। अब कृष्ण का रोल सबसे लंबा रोल था। अब उन्होंने मुझे, अब देखिएगा, उन्होंने मुझसे पूछा कि तू कर लेगा, मैं कहा कर लूंगा। अब मैंने सेखी में कह तो दिया कर लूंगा, लेकिन यकीन मानिए इतने 4-5 पेज उन्होंने मुझे पकड़ा दिया कि इनको रट्टा मार दे एक बार, और मुझे उस रूम में बंद कर दिया गया जिस रूम में घुसने के लिए हम लोग बड़े लालायित रहते थे, और बाहर उन्होंने लॉक कर दिया, मतलब कुंडी लगा दी कि अब 3 घंटे तक नहीं निकलना है जब तक डायलॉग याद ना हो जाए। क्या देखिए, याद किए कैसे भी, कुछ हुआ है कुछ नहीं हुए। अब डायलॉग एक तो ऐसे नहीं याद होते, डायलॉग हमेशा एक्शन के साथ याद होते हैं, रिहर्सल में याद होते हैं। एनीवे, तो उसके बाद होता क्या है कि मुझे एक रिहर्सल मिली, और एक रिहर्सल के बाद हमें अगले दिन शो में उतरना पड़ा, और मां साहब ने मुझे अब बहुत ही अच्छे से, बड़ा मुझे हतोत्साहित जो हो रहा था मैं, उसको बहुत ही उन्होंने उत्साहवर्धन किया कि नहीं लल्लू तू कर लेगा, चिंता ना कर, तू कर लेगा। तो उससे मुझे लगा हाँ कर लूंगा, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा सा डाउट था। 2 सीन अच्छे निकल गए, 7 सीन थे, 2 सीन बड़े अच्छे निकल गए, लेकिन तीसरे सीन में जहां पे अर्जुन को खड़ा होना था, वहां पर मैं खड़ा हो गया, और 6 फुट ऊंची। अब अर्जुन जो है मुझे कोहनी से मार रहा है, कोहनी से कह रहा है परे हट, मतलब धीमे से कह रहा है परे हट परे हट, उसने जैसे याद कर रखा है। अब मैं तो समझ ही नहीं पा रहा उसकी बात को, अल्टीमेटली उसे क्या सुना नहीं पता, लेकिन उसने मुझे धक्का दे दिया, कोहनी से ही धक्का दे दिया, और मैं स्टेज के नीचे गिर गया। और जो चक्र मेरे हाथ में पड़ा हुआ था, जो श्री कृष्ण का, वो चक्र मेरे बटक के नीचे आकर के वो टूट गया। अब वो जो टूट गया, तो डर मुझे इस बात का था कि ये जो टूटा है, मां साहब मुझे नहीं छोड़ेंगे, मां साहब मुझे डांटेंगे, और मैं उनको बीनने लगा, लगातार बीनने लगा। अच्छा, मंच पर ही हुआ कि ये तो कोई नया कोई मोड़ आ गया कहानी के अंदर। तो लेकर के वो तालियां बजी वहां पर, तालियां बज करने के बाद फिर मां साहब ने कहा कोई बात नहीं, तू आगे चल। एनीवे, बहुत सारी चीजें हुई। लास्ट सीन में मैं डायलॉग भी भूल गया, मुझे नहीं पता था, बिल्कुल ब्लैंक हो गया, मुझे नहीं पता क्या बोलना है। लेकिन हरप्रसाद मां साहब ने एक बात कह रखी थी हमसे कि जहां भूल जाओ, कहानी तुम्हें पता है, उस जैसा कोई डायलॉग बना लेना। अब लास्ट का डायलॉग जब मैं भूल गया, तो अब मुझे कहना था कि हे अर्जुन देख, गांडी उठा और ये उसको बादलों में सूरज निकल आया है और इसको सर को कलम कर दे। मैं ये भूल गया, इसमें मैंने एक डायलॉग पहले ही बोल दिया था, अब मैं क्या बोलूं समझ में ही नहीं आया मुझे। तो मैंने कहा हे अर्जुन और हे जदरथ, किसको किसको मारना है मुझे नहीं पता, लेकिन सबको मारने वाला मैं हूं, जिलाने वाला मैं हूं। इसलिए अर्जुन अपनी फॉर्म में आओ और गांडी उठाओ, तो समथिंग करके, और इसी को कहते कहते मुझे एंटी एग्जिट लेनी थी, एग्जिट ले ली, और मैं आगे के सारे डायलॉग भूल गया। एनीवे, इस पूरे प्रोसेस में मैन ऑफ द मैच मुझे मिला,
लेकिन इसको लेकर के उन्हें लगा कि नई तरीके से कहानी को पेश किया गया है शायद, तो वहां से एक इंटरेस्ट मेरा बना। लेकिन इससे जो समझ निकल के आई टीचर के साथ, एक तो ये कि हर बार कल्चरल एक्टिविटीज में उन्हीं बच्चों को, चंद बच्चों को लेना, ये उन्होंने खत्म किया। बार बार आप एक ही तरह के बच्चों को ना लें, डिफरेंट बच्चों को लें। एक दूसरी बात, सभी बच्चों को चांस मिले। उसमें कुछ बच्चे डिप्राइव हो जाते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन की जब हम बात करते हैं, वो इंक्लूसिव नहीं हो पाती है। तो वहां पर इस चीज को भी मां साहब ने भी समझा इस चीज को, और उसके बाद लगातार इन चीजों को, तो वो मेरा पहला इवेंट था जो कि जहां से मुझे प्रेरणा मिली। तो उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुएशन में आए, ग्रेजुएशन इंटर में आए, ट्वेल्थ में भी कई नाटक किए हमने स्कूल में। फिर ग्रेजुएशन में आए, ग्रेजुएशन में हमने यूनिवर्सिटी में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कई नाटक किए, और बड़े मजेदार परफॉर्मेंस की। तो उन सब चीजों को लेकर के हम लगातार ये प्रोसेस जारी रखा। और दिल्ली में आकर के सबसे पहले मैंने जो नाटक के साथ जो जुड़ा मैं, वो जन्नाटी मंच के साथ जुड़ा। जन्नाटी ऐसा नाटक है जो कि ऐसा नाटक है जो कि जनता के बीच में नुक्कड़ लेकर जाता है, और लगातार अपने नाटक लगातार जनता के इश्यूज पर नाटक करता है। महंगाई का इशू रहा हो, या वुमेन एमेंसिपेशन का इशू रहा हो, या स्त्रियों की शिक्षा का हो, या तमाम तरह की महंगाई या बेरोजगारी, इस पर इशू जो लोकल इशू होते हैं जनता के, उनको लेकर के हमने नाटक किया। अब सवाल उठता है कि इन चीजों को एजुकेशन में लेके आना। मुझे लगा कि एक्चुअली इन चीजों को हम परफॉर्मिंग करते हैं जब, तो परफॉर्मेंस क्यों करना हमारे लिए जरूरी होता है? क्योंकि शायद हम ऑडियंस से जुड़ पाते हैं। हम शायद दो तरह की परफॉर्मेंस हमने देखी कई बार, एक मंच नाटक भी होता है और एक स्ट्रीट प्ले भी होता है, नुक्कड़ नाटक भी होता है। मंच नाटक और स्ट्रीट प्ले में कोई फर्क, बुनियादी फर्क ऐसा कुछ नहीं है। दोनों ही नाटक हैं और दोनों ही अच्छे से ऑडियंस के लिए होते हैं। लेकिन जब हम नुक्कड़ नाटक करते हैं तो ऑडियंस के ज्यादा करीब होते हैं। हमें तुरंत रिस्पॉन्स मिलते हैं, रिएक्शन मिलता है ऑडियंस का, तो वहां हम अच्छे से देख पाते हैं, सभी को अच्छे से रिस्पॉन्स भी ले पाते हैं। अब ये चीज कहीं ना कहीं कनेक्ट बनाना उन ऑडियंस के साथ, दैट इज वन थिंग। दूसरी बात ये कि जब हम क्लासरूम में होते हैं, तो क्लासरूम में जो टीचर है वो अच्छा परफॉर्मर है। टीचर इज ए वेरी गुड परफॉर्मर, जो कि डेली अपनी परफॉर्मेंस की भाषा को, डेली अपनी परफॉर्मेंस की एक्शन को लगातार चेंज करता है। और जितना अच्छा एक परफॉर्मिंग आर्ट का एक कलाकार, एक टीचर होता है, शायद उतना कोई और नहीं होता। क्योंकि कई बार वो स्टाफ रूम में कोई और भूमिका निभा रहा है, बच्चों के सामने आकर के कुछ और भूमिका निभा रहा है। थोड़ी देर पहले कुछ और भूमिका में था, लेकिन यहाँ पर आकर के किसी और भूमिका में, और उसके बाद वो तरह तरह के डिवाइस ढूंढ रहा है कि मैं बच्चों को कैसे अपने अच्छे से उसको समझा पाऊंगा। तो इन चीजों को लेकर के यहाँ भी क्या हम जिन टॉपिक के बारे में बच्चा समझ नहीं पा रहा है, उनको कम्युनिकेट नहीं हो रहा है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो शायद ये थिएटर एक ऐसा जरिया है जिसके थ्रू बच्चा हमसे कनेक्ट हो सकता है, और बच्चा जो है अच्छे से बात को समझ भी पाता है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो पाता है। यहाँ पर मैं एक और चीज जोड़ूंगा, क्योंकि मैथमेटिक्स का टीचर रखूंगा, और मैथ्स में टीचर होने के नाते हम सब जानते हैं कि मैथ्स का जो टीचर है वो बेसिकली मैथ्स से बच्चे किस तरीके से डरते हैं। हमें इस तरह का इसका भी एक अलग ग्रामर है कि बच्चे क्यों डरते हैं मैथ्स से, उस पर हम अलग से भी बात कर सकते हैं। लेकिन ये है कि ज्यादातर बच्चे मैथमेटिक्स से डरते हैं। उसके पीछे कारण क्या है, थोड़ा सा जाए तो मुंशी प्रेमचंद ने 1921 में शिक्षा का उद्देश्य जो है उनका लेख है, उसमें भी कहा था कि मैं मैथमेटिक्स से मुझे हमेशा डर लगता था, क्योंकि जब मैथ्स का नाम आता है, गणित का नाम आता है, मुझे मास्टर की छड़ी याद आती है।
मास्टर की छड़ी 1921 में जो थी, आज तो उस छड़ी का रूप थोड़ा चेंज हुआ है, वो शायद वो छड़ी नहीं है ना। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो डर है, क्योंकि ये मान लेते हैं कई बार कि मैथमेटिक्स का टीचर है, ये तो मुस्कुराएगा ही नहीं, मैथ्स का टीचर है तो वहीं छड़ी होगी हमेशा, मैथ्स का टीचर है ये तो हमेशा सीरियस रहेगा। तो आई थिंक इस मिथक को तोड़ना बहुत जरूरी है। और मैं आपको बताऊं कि जितना एक्चुअली जब मैं पहली बार डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में आया, उस टाइम पर स्कूल में मुझे कल्चरल एक्टिविटीज का इंचार्ज भी बनाया गया, और वो कल्चरल एक्टिविटीज का इंचार्ज बनाना जी, मैं बहुत सारे दर्शकों के कमेंट आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आवाज वो कह रहे हैं इको हो रही है, हालांकि मेरे पास तक नहीं हो रही है इको। मैं आपसे अनुरोध ये कर रहा था कि अगर आपके आसपास किसी और डिवाइस में तो स्पीकर ऑन नहीं है, किसी मोबाइल में या अगल बगल किसी उसमें, तो आवाज पलट के दोबारा आपके स्पीकर में आ रही होगी, आपके माइक्रोफोन में आ रही होगी, तो इसलिए इको होता है वो अक्सर। अगर किसी और डिवाइस में ऑन है तो उसको बंद कर दीजिएगा या फिर आवाज कम कर दीजिएगा, क्योंकि लगातार दर्शक कह रहे हैं कि जो है आवाज में इको आ रहा है, इको आ रहा है। रजनीकांत शुक्ला जी भी कह रहे हैं कि तिवारी जी आवाज की व्यवस्था सही कर लीजिए। हालांकि मुझे नहीं आ रहा इको, लेकिन दर्शकों तक शायद पहुंच रहा है। इस बीच बहुत सारे दर्शक हमारे सर याद कर रहे हैं आपको। नवीन भट्ट जी हैं, पीसी जोशी हैं, रजनीकांत शुक्ला जी हैं, गिरीश चंद जी हैं, अल्मोड़ा से मनमोहन चौधरी जी हैं, हमारे बहुत वरिष्ठ रंगकर्मी हैं, गिरीश चंद्र जी हैं, मोहन पाठक जी हैं, रूपा बिष्ट जी हैं, राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी हैं, आलोक मिश्रा जी हैं, आपका स्वागत कर रहे हैं। मनीषा टेकादार हैं कलकत्ता से, कृष्ण कुमार वर्मा जी हैं आपके सहयोगी, भास्कर ज्योति मंडल हैं, हरीशचंद्र भट्ट जी हैं, और कुछ सवाल भी आए हैं। मंजुला पांडे जी हैं, जागेश्वर प्रसाद जोशी जी हैं, फरीदा श्रोक हैं कश्मीर से, कैलाश पंत जी हैं उत्तराखंड से, दीपक कापड़ी जी हैं पिथौरागढ़ उत्तराखंड से, नागबेन स्वयं जी हैं उड़ीसा से, और राकेश सान्ना जी हैं। तो ये बहुत सारे दर्शक हैं सर जो लगातार टिप्पणी करके आपका हम सबका उत्साह बढ़ा रहे हैं, और आपकी बात कहीं पर बीच में थी, उससे आप आगे अपनी बात जारी रखिएगा। एक आलोक मिश्रा जी का एक सवाल मैं साथ में छोड़ रहा हूँ आपके लिए, जब आपको समय मिले तो उसका उत्तर आप दे सकते हैं। वो कह रहे हैं, मैंने लाइव भी किया है स्क्रीन पर, कि एक नॉन थिएटर बैकग्राउंड के टीचर कैसे थिएटर के तौर तरीके अपने शिक्षण में अपना सकता है, इस पर बताएं, और साथ ही यह भी बताएं कि इस लक्ष्य से कुछ सीखने का मन हो तो क्या करें। श्योर, बड़ा अच्छा सवाल है। डेफिनेटली बात करें। तो अभी इको हो रहा है क्या? अभी बताइए। नहीं, मुझे तो नहीं हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा है सर। दर्शकों का अगर आएगा कमेंट तो मैं आपको बताऊंगा। श्योर, डेफिनेटली। तो मैं इस सवाल पे आऊंगा, उससे पहले मैं एक बार इस चीज को कर लूं कि एक्चुअली कल्चरल एक्टिविटीज इंचार्ज जब मैं बना, उसके बनने के साथ ही जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मेरे साथ जो हुआ, ये हुआ कि मैथमेटिक्स की क्लास भी पढ़ा रहा हूं और बच्चों को नाटक भी करा रहा हूं, थिएटर भी करा रहा हूं, बच्चों को डिबेट भी तैयार करा रहा हूं। अब वो डिबेट तैयार कराना, बच्चे एक साथ आपके साथ जुड़ते हैं। जब आप थिएटर करा रहे हैं, बच्चे आपके साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन मैथमेटिक्स को उनका मानना है, मेरा मानना नहीं है, कभी भी नहीं रहा शुरू से, लेकिन बच्चों का मानना है। बच्चे एक तरह से फियर भी करते हैं, क्योंकि कई बार होता क्या है कि एज ए मैथमेटिक्स टीचर कई बार हम लोग हमारी तरफ से भी होता है कि कई बार पेशेंस रखना हर टीचर के साथ, कि कोई बात नहीं, एक बार बच्चे को समझ में नहीं आया, 2 बार नहीं आया, 3 बार नहीं आया, कोई बात नहीं, आ जाएगा। ये पेशेंस रखना बहुत जरूरी होता है कई बार। तो वो भी कारण हो सकता है उसका, उसमें वो भी एक वजह हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि जब बच्चा जो है मैथमेटिक्स पढ़ रहा है और वही बच्चे जाकर के फिर नाटक कर रहा है, तो नाटक में जब कर रहा है तो वो हक कर रहा है वहां पर, मुझे वहां पर हम देख रहे हैं कि इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो, ये तुमने बहुत अच्छा किया, बहुत ही बढ़िया बोला है, और इसको तुम ऐसे कर लोगे तो और अच्छा कर लोगे, है ना। तो ये चीज वहां पे हुई। तो ये चीज धीरे धीरे वहां पर क्लास में रिफ्लेक्ट होती चली गई। और यकीन मानिए भट्ट सर, मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने लर्न किया, इस चीज मैंने भी लर्न वहीं से किया। ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई डिवाइस पहले से था, नहीं, शायद मैं भी उन्हीं की तरह से था जो बाकी टीचर्स थे। ऐसा नहीं कि मैं अभी भी उन्हीं में से हूं, मैं उनसे अलग नहीं हूं। लेकिन द पॉइंट इज कि वहां पर मुझे ये बात समझ आई कि बच्चे जो है प्यार के साथ, जिस तरीके से प्यार के भूखे होते हैं, उनके साथ अगर मैंने उनको वहां हक किया है, और इसी हक को मैं मैथमेटिक्स में हक करके उस कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी दिला देता हूं, तो बच्चा मजे से कर पाता है आगे।
वाह, बहुत बढ़िया सर। तो इस चीज को हमने वहां पर फिर लगातार किया, और फिर ये भी किया कि नाटक, हम मैथमेटिक्स में नाटक मैथमेटिक्स कैसे हम ज्यादा से ज्यादा थिएटर इस्तेमाल कर पाए। हाँ, इससे जुड़ा एक सवाल भी है, राकेश चांदना जी हैं, शायद दिल्ली से ही हैं। वो पूछते हैं, मेरा निवेदन है कि आप गणित को नाटक से कैसे जोड़ पाते हैं, कुछ उदाहरण प्रस्तुत कर सकें तो सीखने को मिलेगा। इसी से जुड़ा सवाल है सर। या देखिए, दो चीजें। एक तो मैं छोटी सी बात है, मान लीजिए फ्रैक्शन की बात है, जब हम भिन्न पढ़ा रहे हैं, और मुझे याद है एक घटना मेरी जिंदगी में हुई थी। वो घटना मैंने फिर नाटक में तब्दील की, उसको एक रोल प्ले बनाया, और ये एक बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है। कहां पे कम्युनिकेशन का गैप हो रहा है? टीचर बच्चे से पूछ रहा है, इसे मैं ऐसे समझाता हूं कि जब मैं चौथी क्लास में पढ़ता था, तो एक टीचर जो मैथ गणित पढ़ाते थे, वो घर पे आए, क्योंकि मेरे फादर जो बीडीओ थे, तो वो जानते थे उनको, फादर उनको लेके आ गए, चलो घर पे चाय पीना, और अपने शिष्य से भी पूछ लेना उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है। तो ऐसे होता है, कस्बों में नॉर्मली आ जाते हैं। तो वो टीचर आ गए, और आने के बाद वो चारपाई पे वहीं सिरहाने वो बैठे हैं, और पायताने में बैठा हूं। आराम से वो पूछ रहे हैं वो कि आज हमने भिन्न पढ़ी थी, क्या वो समझ आई? तो मैंने कहा हाँ या ना, जो भी था, मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, तो मैं एक सवाल पूछूं? उन्होंने कहा सवाल पूछो। मेरी हालत एक बार को थोड़ा ना तंग हुई कि अब कुछ मेरा टेस्ट होने वाला है। तो मैंने कहा, मैंने तभी वहां हाँ कह दिया। बोले कि अच्छा तो ठीक है, अभी तुमने रोटी नहीं खाई होगी ना, अब तुम्हारी मम्मी रोटी बना रही है। मेरी माँ किचन में रोटी बना रही थी, शाम का टाइम था। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी माँ ने एक रोटी बनाई और तुम्हें रोटी खाने को दी, और एक रोटी में से तुमने आधी रोटी खा ली, कितनी बची? एक में से आधी रोटी खा ली, कितनी बची? मैंने कहा एक। तो उन्होंने दोबारा पूछा, देखो समझने की कोशिश करो, एक रोटी है, उसमें से आधी खा ली, जो बची वो कितनी बची? मैंने कहा एक। यकीन मानिए वो लगातार मुझे पूछते रहे, वो लगातार बात दोहराते रहे, और मैं भी लगातार वही आंसर दोहराता रहा। मेरी माँ, जो बहुत बड़ी नहीं है बिल्कुल, मतलब मेरी माँ शायद स्कूल उस तरीके से नहीं गई कभी, लेकिन मेरी माँ को वहां समझ आ रहा था कि गुस्सा आ रहा था मेरी माँ को। अब यहाँ देखिएगा, मेरी माँ ने फूकना होता था, फूकना बहुत भारी हुआ करता था उन दिनों, बहुत ही ज्यादा फूकना था। मेरी माँ ने कब आकर के मेरे सर पे मार दिया, क्योंकि मेरा सर जो, मेरी पीठ जो है ना, मेरी माँ की किचन से दूसरी साइड थी। मेरी माँ ने सर पे मार के मुझे कहा, कड़ी खाए, एक में से आधी गई तो आधी तो बचेगी। तो माँ ने ये बात बड़ी सहज रूप से कह दी, और मुझे भी क्लिक किया, एक में से आधी गई तो आधी बचेगी। लेकिन सवाल क्या था, आंसर क्या था? सवाल, शायद मुझे लग रहा है कि अगर हम थोड़ा सभी लोग सोचें इस चीज को, उन्होंने जो कहा था, शायद सवाल गलत नहीं था, और शायद ये भी है कि मैं जो जवाब दे रहा था, शायद मेरा जवाब भी गलत नहीं था। बिल्कुल। मैं वो जो कह रहे हैं कि कितना भाग उसने खा लिया, एक आधा भाग खा लिया तो कितना बचा, वो ये पूछ रहे हैं, वो भाग पूछ रहे हैं। मैं हिस्से बता रहा हूं, मैं 2 हिस्से किए, एक खा लिया, कितना बचा? एक ही तो बचा। एक बच गया। द कम्युनिकेशन की बहुत सारी भाषा को, तो इसको लेकर के फिर मैंने एक रोल प्ले बनाया, इसी को लेकर के, इसी सिचुएशन को लेके रोल प्ले बनाया, बच्चों के बीच में उस फ्रैक्शन को समझाने के लिए। तो ये बहुत एक छोटी सी चीज है, जिसको कि बेसिकली करके हम मुझे लगता है कि इंटरेस्टिंगली उस कॉन्सेप्ट के थ्रू जा सकते हैं। और कोई भी मैथमेटिक्स का टॉपिक है, मान लीजिए, और मैथमेटिक्स कभी भी एलोन भी नहीं होता। मेरा मतलब यह है कि मैथमेटिक्स जब आप करा रहे हैं, तो शायद वहां हिंदी भी करा रहे हैं आप, मैथमेटिक्स जब आप करा रहे हैं वहां वैल्यूज भी करा रहे हैं वहां पर आप। तो मैथमेटिक्स, मतलब कोई भी सब्जेक्ट एलोन उस तरीके से होता नहीं है। कई बार एसएसटी में भी कई बार मैथ्स इस्तेमाल आ जाता है, लेकिन उस तरीके से नहीं, फिगर्स आते हैं। लेकिन डेफिनेटली
मैथमेटिक्स की तमाम तरह के, जब ये चीजें यहाँ पर हम जब मेंटर में आए, हम मेंटरशिप में आए, उस टाइम पर हमें ये कहा गया कि आप जो है कुछ मैथमेटिक्स पर रोल प्ले बनाइए हमारे बच्चों के लिए, ताकि वो बच्चे जो है उस क्लास में कर पाए। तो उसके लिए 18 रोल प्ले लिखिए। उन प्रगति एक किताब की सीरीज हमने चलाई थी, जो कि 6ठी से लेके 8वीं तक थी, और उनके लिए खास तौर से बच्चों को लेकर के, उनकी सिचुएशन को लेकर के, मैथमेटिक्स के टॉपिक्स को लेकर के, बीजगणित को लेकर के, इंटरेस्ट को लेकर के, ब्याज को लेकर के। अब ब्याज क्या है, ब्याज क्या है, और चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, ब्याज के ऊपर ब्याज चला गया तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे बना। तो इन सारी चीजों को लेकर के कैसे मूलधन जो है बाद में बदल जाता है। जब आपने ब्याज को भी उसमें मिला दिया तो मूलधन बदल गया आपका, फिर दोबारा से आप जो ब्याज लेंगे तो वो चक्रवृद्धि ब्याज कहलाएगी। तो द पॉइंट इज कि इस चीज को लेकर के तमाम तरह की चीजें, तमाम तरह की सिचुएशन मैथमेटिक्स है, हम आराम से खेल सकते हैं। शायद अभी मैंने उसको 11th और 12th के लिए मैंने उतना जनरेट नहीं किया, इस चीज को लेकर उतना एलोबरेट नहीं किया, मेरी उसमें वो नहीं है। लेकिन 10th तक के बहुत सारे टॉपिक्स को शायद मैं उन्हें कर पाया हूँ, लेकिन बहुत सारों को नहीं भी किया मैंने, बहुत सारों को मैंने अप्लाई नहीं किया। ट्रिग्नोमेट्री जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो ट्रिग्नोमेट्री जब मैं ट्रायंगल खींचूंगा शायद उसी में कुछ थिएटर कर पाऊंगा, लेकिन जब मैं उस रेशियो को बताऊंगा कि कैसे वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लंब बटे कर्ण होता है, या आधार बटा कर्ण जो है कैसे कॉस होता है, वो साइन होता है, तो इन चीजों को लेकर के शायद वो एक कहना कि मेरे ख्याल है उसको आप थिएटर कैसे इस्तेमाल कर पाएंगे हम उसमें। अब सवाल में आता हूं, जैसे अभी आलोक सर ने पूछा कि कैसे नॉन थिएट्रिकल बैकग्राउंड इंसान थिएटर करा पाएगा। मुझे लगता है कि एक्चुअली थिएटर बैकग्राउंड का इंसान होना जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं। हम सब लोग कर सकते हैं, और जरूरी नहीं है कि मैथमेटिक्स में होगा, हिंदी में बहुत अच्छे से होगा। एसएसटी में तो तमाम कहानियां भरी पड़ी हैं, मैंने कोई भी पात्र उठा लिया, कोई भी चैप्टर उठा लिया, उसके अंदर क्या क्या डिवाइसेस हैं जो मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ उस बच्चे को कराने के लिए, उसे समझाने के लिए, उनमें से क्या क्या पात्र निकल सकते हैं। यकीन मानिए, आप आपने बच्चों में ग्रुप बना दीजिए, 4 ग्रुप 5 ग्रुप बना दीजिए, 5 5 6 6 7 7 बच्चों का, अकॉर्डिंग टू योर क्लास एफिशिएंसी, क्लास स्ट्रेंथ जो भी है आपकी, उसकी आप उनसे कहिए कि आपको एक सिचुएशन दी जाती है, इस पर आपको एक नाटक बनाना है, एक सीन बनाना है। यकीन मानिए बच्चे बड़े इंटरेस्टिंगली कर पाते हैं, बड़े मजेदारी से करते हैं, और वो इसलिए भी कर पाते हैं क्योंकि बच्चों का क्रिएटिव माइंड चलता है। बच्चे बहुत क्रिएटिव हैं, हमेशा बच्चे नई नई चीजें सोचेंगे। कई बार मुझे सोचने में थोड़ा टाइम लगेगा ना, बच्चे सोच पाते हैं, अच्छे से सोच पाते हैं। तो द पॉइंट इज कि इसमें मसलन हम एक्टिविटी कराते हैं। अभी एक्टिविटी क्या है, मान लीजिए मैंने कहा कि बच्चों सभी खड़े हो जाइए और अभी हम एक्टिविटी करेंगे, और एक्टिविटी में ऐसा करते हैं, ऐसे करके ये एक एक्टिविटी, ये एक्टिविटी लगातार करते रहिए, लगातार, हमें क्योंकि बोला गया एक्टिविटी करिए, करते रहिए और लगातार सेम करते रहिए। ओके फाइन। या आपसे कहा कि बच्चों हमें एक्टिविटी करने को कहा गया, एक खड़े हुए बैठिए, इधर जाइए। ओके फाइन, ये एक्टिविटी आपने कराई। इस एक्टिविटी का क्या कोई पर्पस था? एक्टिविटी तब तक एक्टिविटी नहीं होगी जब तक उसका ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। मैं जब ये करा रहा हूं, एक्शन करा रहा हूं, ये एक्शन में क्यों करा रहा हूं? क्या ये एक्शन के थ्रू मैं किसी में धागा डालने की बात कर रहा हूं, या मैं किसी चीज को मशीन कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? कोई एक्शन है मेरा, और उस एक्शन के पीछे एक ऑब्जेक्टिव है, तो एक्टिविटी बन जाती है। तो एक्टिविटी कुछ भी करा देना, कई बार कहते हैं एक्टिविटी करा दी, कुछ भी करा देना और ऐसे ही करा देना, शायद वो एक्टिविटी नहीं होती। और एक्टिविटी का हमेशा पर्पस होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है। तो जिसका ऑब्जेक्टिव निकला है उस एक्टिविटी के साथ, डेफिनेटली वो क्रिटिकल डिवाइस की तरह इस्तेमाल हो सकता है, और इसे कोई भी कर सकता है। बेटर होगा कि टीचर खुद भी इन्वॉल्व हो। यकीन मानिए, मैं सिर्फ ये नहीं करता हूं क्लास कि बच्चों तुम करके दिखाओ,
हाँ, मतलब मैं भी उस एक टीम में मैं भी हूँगा, मैं खुद करके दिखाऊंगा। और मैं आपको बता दूं कि जब भी मेरा कोई नया शो आता है, नया शो, नया नाटक तैयार करते हैं, मतलब मैं कह रहा हूँ कि नुक्कड़ नाटक की बात कर रहा हूँ, सबसे पहला शो मैं अपने बच्चों के साथ स्कूल में करता हूँ। बच्चों के रिस्पॉन्सेज आते हैं, बच्चे देख पाते हैं, अरे सर भी नाटक कर रहे हैं, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। तो द पॉइंट इज उसको इजी बनाने की जरूरत है, मुझे लगता है, और उसको हवा बनाने की। तो मैथमेटिक्स में हवा क्यों बनता है, इसका भी थोड़ा सा मैं 1 मिनट लूंगा बस। मैथमेटिक्स में हुआ क्यों बन जाता है, मैथमेटिक्स क्या बच्चे को मुश्किल, इस पर भी थोड़ा बात कर लें। मैथमेटिक्स शायद इसलिए मुश्किल लगता है, उसके 3 कारण हैं जो मुझे नजर आते हैं, और चौथा हो तो प्लीज आप मुझे शेयर कीजिएगा जरूर। एक तो ये कि मैथमेटिक्स में मानने और जानने की अवधारणा होती है, वो एब्स्ट्रैक्ट होता है, वो आभासी तौर पर चल रहा होता है, एब्स्ट्रैक्ट है वो। तो मानना, ये माना तब फिर जानना, मानने और जानने की अवधारणा जो है, कई बच्चे लिंक अच्छे से कर लेते हैं, कई बच्चों को लिंक करने में टाइम लगता है। थॉमस अल्वा एडिशन जैसा इंसान वो नहीं कर पाता था, नहीं कर पाता था, वो लिंक बहुत देर में कर पाता था किसी चीज को। तो बहुत सारे बच्चे हमारे स्कूल में जो आते हैं, ज्यादातर बच्चे ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्टली लिंक नहीं कर पाते। कई बार उनको थोड़ा वहां तक पहुंचने के लिए थोड़ा पेशेंस और थोड़ा सा बार बार रिपीटिशन की भी जरूरत होती है। तो एक कारण तो ये है। दूसरा कारण है कि बच्चों के बीच में ही, समाज में एक ये प्रचलित कर दिया गया कि मैथमेटिक्स बहुत मुश्किल है। साइकोलॉजिकली बच्चे को शुरू से ही कह दिया गया कि मैथमेटिक्स तो बहुत मुश्किल है। जिसने मैथमेटिक्स कभी पढ़ा नहीं, वो भी पान का पनवाड़ी होगा चाचा उस बच्ची का या बच्चे का, वो भी कहेगा मैथ्स बहुत मुश्किल है, मैथ्स तू करके रही हो। उसे नहीं पता। मतलब बेसिकली बच्चे के माइंड सेट तैयार करना कि किस तरीके से उसको बिठा दिया गया कि मैथ्स मुश्किल है, विच इज नॉट ट्रू एट ऑल। लेकिन सच बात क्या है, सच बात यह है कि एक तीसरा जो पैटर्न है, दो तो कारण, दूसरा कारण ये रहा, तीसरा कारण जो मुझे एक और लगता है, और वो है कारण हमारा प्रोसेस बच्चे को कराने का, मैथमेटिक्स कराने का तरीका। ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कारण है एक्चुअली, जो मुझे लगता है अगर मैंने उसमें बच्चे को साथ लेकर के करा है, या कन्वेंशनली मैंने सिर्फ ब्लैक बोर्ड पर करा दिया है, सवाल करा दिए हैं और कह दिया कि इसी तरीके के और भी सवाल है, कर लाना, डेफिनेटली बच्चा नहीं कर पाएगा, बच्चा नहीं समझ पाएगा। उसको मदद की जरूरत है। जब तक वो कॉन्सेप्ट नहीं समझेगा, जब तक वो क्यों कराया जा रहा है, जब तक वो नहीं समझेगा कि आधा 1/2 का मतलब क्या है, आधा गया, एक में से आधा गया का मतलब क्या है, नहीं समझ पाएगा जब तक वो, तब तक वो नहीं कर पाएगा डेफिनेटली। तो मैथमेटिक्स को मुश्किल लगने के पीछे ये बुनियादी कारण जो मुझे लगता है, जिसको दूर करना, और ये दूर तभी हो पाएंगे जब बच्चे और टीचर के बीच का जो रिलेशन है वो थोड़ा यही हो, एक दूसरे को प्यार करना, मोहब्बत करना, और उसको एश्योर करना कि चिंता ना कर तो आ जाएगा। साइकोलॉजिकल कहने की चिंता की बात नहीं है। और बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हुए हैं, आइंस्टाइन का शुरुआत का आप लाइफ पढ़िए। आइंस्टाइन मेरे ख्याल 20वीं सदी का सबसे बड़ा वैज्ञानिक रहा। तो मतलब आप देखिएगा, धीरे ग्रेजुअली बच्चे को ये समझ में आने लगता है कि यस मैं कर सकता हूँ, यस आई कैन डू। तो ये कहीं ना कहीं बच्चे के साथ रिलेशन बिल्डअप करने में, थिएटर एक्टिविटीज उस रिलेशन को बिल्डअप करने में मदद करता है। मोर देन दैट कि कॉन्सेप्ट कितना क्लियर होगा, डेफिनेटली वो भी होगा हर सब्जेक्ट के लिए और खासतौर से मैथमेटिक्स के लिए, बट रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करेगा बच्चे के साथ। जी बहुत बढ़िया सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से गणित में रंगमंच को शामिल करने की एक प्रक्रिया और अपने जो अनुभव थे वो बहुत अच्छे और बहुत संक्षिप्त में आपने बताए, बहुत अच्छा लगा। और हमारे दर्शक हैं मंजुला पांडे जी, वो कह रही है मैं भी मैथ्स की प्रवक्ता हूँ और इस तरह की एक्टिविटीज में बच्चे सीखते हैं और हमको खुद भी ये सब करना चाहिए। और हमारे कृष्ण कुमार वर्मा जी हैं, बहुत जबरदस्त ऑलराउंडर हैं, दिल्ली के शिक्षक,
तो उनका नाम लेते ही सबके चेहरे में मुस्कान आ जाती है। वर्मा जी का नाम लेते ही आपके चेहरे में भी आ गई, देखिए। यस यस यस। वर्मा जी बड़ी मजेदार बात लिख रहे हैं, कह रहे हैं मुझे गणित दुनिया का सबसे सरल विषय लगता है। यस बिल्कुल और बिल्कुल। 10वीं तक, कह रहे हैं 10वीं तक ही पढ़ने का अवसर मिला, लेकिन जब मैं 9वीं में पढ़ता था तो 10वीं के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो वर्मा जी तो जो ना करते वही कम है सर। यस यस, ट्रू ट्रू। उनका नाम ही किशन है और वो बिल्कुल रियल ऑलराउंडर है। या अच्छा, और कुछ और सवाल आए हैं सर, उनको लेते हैं, फिर हम आपसे बातचीत जारी रखेंगे। एक सवाल है, हमारे दर्शक हैं जो नियमित गिरीश चंद्र जी, वो आपसे पूछ रहे हैं कि रंगमंची कलाकारों में आप सबसे ज्यादा किससे प्रभावित रहे और क्यों रहे? रंगमंची कलाकारों में एक्चुअली मैं अगर नसीर, मेरा एक नसीरुद्दीन शाह, बड़ा अच्छा एक्टर मुझे लगते हैं। वो बहुत अच्छे से एक अच्छे एक्टर हैं एक्चुअली, वो मजे एक्टर हैं। कुलभूषण खरबंदा मेरे एक बहुत ही पसंदीदा एक्टर्स में से रहे हैं, वो बहुत मजे एक्टर रहे हैं। बेसिकली इन दो को मैं अभी के दौर में कहूंगा, क्योंकि नसीरुद्दीन शाह के साथ मैंने एक नाटक किया, यकीन मानिए। उन्होंने एक की थी जब हम एक बार बॉम्बे में हमारा शो था, और हमने नसीरुद्दीन को कहा कि हम लोग आ रहे हैं, कल नाटक है, हमारा शो है। अगले दिन शो था, उन्होंने कहा कि क्या उस शो में यार मैं एक भूमिका कर सकता हूँ कोई? नसीरुद्दीन शाह कह रहे हैं क्या मैं एक भूमिका कर सकता हूँ? मैं चाहता हूँ यार नुक्कड़ नाटक करना है यार, मैंने किया नहीं। तो ये बात है 2010 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। 2010 में हमने एक वहां पे जी। हमें बहुत अच्छा लगा। तो हमने एक बड़ी लंबी कविता उन्हें दी, जो कविता और नाटक के अंदर पढ़ी जाती थी। वो मंगलेश डबराल की कविता थी, बहुत ही बढ़िया कविता थी। और यकीन मानिए हम तब तक पहुंचे नहीं थे बॉम्बे हम उस रात को पहुंचे थे। अगले दिन सुबह हमारी रिहर्सल होनी थी, क्योंकि उस दिन शाम को हमारा शो था। सुबह जब हम रिहर्सल में मिले, यकीन मानिए उस रिहर्सल में मैं अपने डायलॉग भूल रहा था, जो कि मैं इतने शो कर चुका था इससे पहले। नसीरुद्दीन एक भी जगह, और पहली बार कविता ली थी उन्होंने, लंबी कविता थी वो, छोटी कविता नहीं है। एक मृतक का बयान, एक कविता है जो गुजरात में एक माना जाता है, उसकी एक कविता है, उनका मंगलेश डबराल की एक कविता है। तो लंबी कविता है वो। उस कविता को कहीं भी वो भूले नहीं, कहीं भी उन्होंने रीटेक नहीं लिया, लगातार। तो मुझे उनकी उसको लग करके लगा कि ये एक्टर है एक्चुअली, ये एक्टर है, वी हैव टू लर्न, यहाँ से हमें लर्न करना चाहिए एक्चुअली। तो इस तरह के एक्टर कुलभूषण खरबंदा के साथ भी ऐसा था, मैंने कई बार उनको रिहर्सल में भी देखा इस तरह की चीजों को लेकर के, और खासतौर से उनका सखाराम बाइंडर, इट वाज अ रियली ब्रिलियंट। तो उसको लेकर के ये मुझे लगता है, ये वो मुझे अच्छे एक्टर लगते हैं। और भी हैं कई एक हैं। जी, बढ़िया आपने सर। नसीरुद्दीन शाह को तो एक्टिंग का स्कूल कहा जाता है, चलता फिरता स्कूल है वो एक्टिंग का। इसमें किसी को कोई शक नहीं है, जो भी उनके संपर्क में रहा है, जिन्होंने उनको फिल्मों में, नाटकों में अभिनय करते हुए देखा है। तो आपका सर, चूंकि अब आप प्रोसिनियम थिएटर के साथ साथ नुक्कड़ की तरफ ज्यादा आपका फोकस है, जन नाट्य मंच के साथ, और हमारे बहुत सारे दर्शक ये नहीं जानते होंगे कि जन नाट्य मंच क्या है और नुक्कड़ नाटक क्या है, और नुक्कड़ नाटक में और प्रोसिनियम मंची थिएटर में क्या अंतर है। तो हम चाहेंगे सर थोड़ा उसको भी संक्षिप्त में आप बताइएगा हमारे दर्शकों को, और नुक्कड़ के मेन एलिमेंट कौन से हैं, प्रोसिनियम के कौन से हैं, इस पर भी थोड़ा सा स्पष्टता बता दीजिए। या देखिए, नाटक तो दोनों ही नाटक हैं बेसिकली, चाहे मंच का नाटक हो चाहे स्ट्रीट प्ले का नाटक हो, नाटक दोनों हैं। जो आपने कहा बिल्कुल अच्छी बात है, ये कि कौन से बेसिक चीजें हैं जो कि बेसिकली दोनों में अलग अलग हैं। डेफिनेटली एक तो मंच पे जब हम कर रहे होते हैं तो तमाम तरह के लाइट्स हैं, तमाम तरह के कॉस्ट्यूम्स हैं, प्रॉप्स वगैरह, वो होता है। उसके साथ भी हम आगे चलते हैं, उसके इफेक्ट्स के बारे में भी चलते हैं। लेकिन नुक्कड़ नाटक में नॉर्मली हम मिनिमम प्रॉप्स के साथ, मिनिमम कॉस्ट्यूम के साथ, और मिनिमम ऑडियो के साथ भी। कई बार हम तो कभी कोई माइक या कुछ भी इस्तेमाल नहीं करते, है ना। तो द पॉइंट इज कि इसमें बेसिक जो फर्क जो मुझे नजर आता है वो ये है
कि मंच नाटक जब हो रहा है वहां ऑडियंस थोड़ा सा डिस्टेंस पे बैठी है, और जब नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं तो हमारे चारों तरफ बैठी है, चारों तरफ है वो, और वो आपको तुरंत की तुरंत रिस्पॉन्स दे रही है। मान लीजिए एक नाटक है, जन्नती मंच का एक नाटक है मशीन। अब इसमें तीन एक्टर है, एक मजदूर है, एक मालिक है, और एक सिक्योरिटी गार्ड है। और एक ये लगातार है, मतलब ऐसा नहीं है कि जब वो बोल रहे हैं तो उसके बीच में कुछ गैप है, नहीं, एक के बाद एक डायलॉग है तीनों। साथ 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 साथ, कैसा है साथ, किसका है साथ, कौन देता है साथ, किसे मिलता है साथ? हमें तो मिलती है सिर्फ लात। किसकी लात? अजय सबकी लात। मिल मालिक की लात, राशन वाले की लात, दूध वाले की लात, मकान मालिक की लात, दूध वाले की लात, और पुलिस वाले की लात। लात खाते खाते तो भेजा ही हो गया खराब। मैं बताना ही भूल गया, मैं हूं क्या भला? मैं हूं मजदूर, मशीन का एक पुर्जा, काम की चीज मगर बेकार की चीज। काम करता हूं मशीन का, मशीन के मालिक का, और उसके बाद कुछ नहीं, कम से कम इस मालिक के लिए तो कुछ नहीं। तनख्वाह मांगो तो मुश्किल, ना मांगो तो मुश्किल, छुट्टी मांगो तो छटनी, और बोनस मांगो तो चटनी। साथ 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 साथ। सच पूछिए तो जीने का सहारा है साथ, तकदीर का सितारा है साथ। इसी साथ पर तो बैंक करते हैं, बैंक ऑफ अमेरिका है साथ। मर्सिडीज की मोटर के साथ वो कोठी का गलियारा है साथ। मालिक, मशीन, मजदूर का साथ। नहीं समझे क्या आप? अजी कैसे हॉलू हैं आप, अकल के कोलू हैं आप। मैंने नहीं बताया तो खुद ही पूछ लेते, कौन हूं मैं, कुछ इसकी तो खबर लेते। आपके साथ ने तो कर दिया मेरा भी दिमाग खराब। अरे मेरा माल के खरीदार हो, मैं मालिक हूं इस मिल का। भाई बड़ी सखत जिंदगी है मेरी। पूंजी को जुटाता हूं, मंत्री को बटाता हूं, वकील को भुकवाता हूं, पुलिस को चटाता हूं, मजदूर को धमकाता हूं, मशीन को चलवाता हूं, तब कहीं जाकर लंदन से विस्की मंगवाता हूं। मगर आप खफा न हो मेरे मेहरबान, मेरे कदरदान, आप पर कुर्बान मेरी जान। आपके लिए एक लाइब्रेरी, 2 अस्पताल और 3 कब्रिस्तान बनवाऊंगा, और रही दुआ आपकी तो आपको दफन भी करवाऊंगा। फकत भाव बढ़ाने की इजाजत दे दीजिए, अगले चुनाव कराने की मोहलत दे दीजिए, फिर देखिए मैं क्या क्या गुल खिलाता हूं, बाप से बेटा और भाई से बहन बिकवाता हूं। अब और क्या कहें, अपनी तो यही जिंदगानी है, जितना बन पड़े कमा लो, वरना तो ये दुनिया बेगानी है, और बेगानों से है अपने साथ। हमें तो निभाना है साथ 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 साथ। साथ 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 साथ। हमें लफ्ज है ना काबिले बर्दाश्त। मरदूद ने फिर साथ का नाम लिया, फिर किसी को हमदम कहा, फिर किसी की कजाई। अपना तो है बस लाठी का साथ, बल्लम का साथ, दुनाली का साथ, तमंचे का साथ, और हा हा तमंचे का साथ। मिल जाए एक दारू की बोतल और एक तिरछी नजर तो नहीं सोचेंगे कि मारा है इंसान या कि मारा है सुअर। ये पैनी सी मूछ है, ये पैनी सी मूछ है, ये चौड़ा सा सीना, इसी पर मैसर है अपना तो जीना। अगर पूछो तो महज इतना कहूंगा, मिल जाए शरा तो बना दूंगा कीमा। सिक्योरिटी अफसर कहते हैं मुझे, सिक्योरिटी अफसर कहते हैं मुझे, जरा डर के रहना। मालिक का नौकर लेकिन तुम्हारा खुदा हूं। हड़तालियों के लिए मैं सुरता हूं। ये कुबेर का भतीजा मेरे ही दम पर चलाता है मिल और कराता है दंगे। किसी ने दी इंसाफ की जो दुहाई, समझ लो उसकी शामत है आई। रहम मेरे पेशे में हरगिज नहीं है, चाहे हो बच्चा या हो लुगाई। अपना तो धंधा है रखना दोनों को साथ, और जो जरा गड़बड़ाए उसको देता हूं मैं लात। साथ 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 साथ। शुक्रिया। वाह, बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार, जबरदस्त। वाकई आप बहुत अच्छे अभिनेता हैं, बहुत बहुत संवेदनशील अभिनेता हैं। और जिस तरह से आपने
स्विच किया एक मजदूर से एक मालिक के कैरेक्टर तक। बहुत बेहतरीन सर, जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। और हमारे बहुत सारे दर्शकों के जबरदस्त कमेंट आए हैं इतने ही अंतराल में। मंजुला पांडे जी कह रही हैं कि वाह, सच्चाई के साथ साथ सच्ची बातों की सुंदर अभिव्यक्ति। और नसीरा शर्मा जी कह रहे हैं कि जो है बहुत खूब। रूपा बिश जी कह रही हैं कि माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस, मेस्मराइजिंग परफॉर्मेंस। और मंजुला पांडे जी कह रही हैं शानदार डायलॉग डिलीवरी। बहुत सारे दर्शकों ने, अशोक शर्मा जी हमारे जनकवि हैं देहरादून से, बहुत अच्छे नुक्कड़ में गीत और गीत नाटक लिखते हैं, करते हैं। वो भी कह रहे हैं बहुत गजब का आपने एक जो झलक दिखाई। तो ये नुक्कड़ का आपने ये जो आपने अभी किया, ये नुक्कड़ का एक छोटा सा एक टुकड़ा था, प्रसंग था, जितना मैं समझ पाया थोड़ा बहुत। तो नुक्कड़ में हमने इस तरह से किया। अगर इसी को हम रंगमंच में कर रहे होते तो कैसे कर रहे होते सर? दरअसल जब इसको हमने रंगमंच पे, मतलब रंगमंच तो दोनों ही है, मतलब आप कह रहे हैं स्टेज, मतलब मंच पर। हाँ, मंच पे कर रहे होते हैं। तो हम कैसे कर रहे होते हैं? ऑब्वियसली जब मैं इसमें मेरी पोजीशनिंग मतलब चेंज होती। जब मैं नुक्कड़ में कर रहा हूँ, चारों तरफ घूम रहा हूँ। अभी तो मैं वो तो ठीक है, हम इसमें कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जी। जब मैं मंच पे होऊंगा तो मेरी ओरिएंटेशन सीधी होगी। ऑडियंस, मैं आगे आया, पीछे हटा, साइड में गया, इधर गया। लेकिन जब मैं नुक्कड़ नाटक में हूं तो चारों तरफ घूम रहा हूं मैं। नहीं, ये तो मूवमेंट की बात हो गई। हाँ, मूवमेंट की बात हो गई सर। मैं अभिनय के स्तर पर बोल रहा हूँ, अभिनय और वाचिक के स्तर पर। अभिनय और वाचन के स्तर पर तो मेरे ख्याल है कोई अंतर नहीं होता दोनों में कोई नहीं अंतर। हमने आज तक कभी महसूस नहीं किया। जितनी एनर्जी के साथ मैं उसमें करता हूँ, उतनी एनर्जी के साथ उसमें करता हूँ। कई बार मेरे साथ साथी है, साथियों में कई बार ये भी होता है कि ये भी कहते हैं कि अभी तो रिहर्सल कर रहे हैं, अभी जोर से क्यों बोल रहे हो? मेरे साथ क्या होता है, मैंने कहा नहीं, जो शो में होना है वो हर रिहर्सल में होगा, क्योंकि रिहर्सल में करेंगे एग्जैक्टली वो शो में जाएगा। तो दैट इज हाउ मुझे लगता है कि, और एनर्जी हमेशा ट्रांसफॉर्म होती है। जो एनर्जी बेसिकली यहाँ पर मैं अगर ऑडियंस को दिखा रहा हूं, वो ऑडियंस को जाएगी। अगर वो लेजीनेस, ये लेथार्जिक वे अगर मेरा जा रहा है तो लेथार्जिक वे ही वहां तक जाएगा। तो ये एनर्जी हमेशा ट्रांसफॉर्म होती है। तो डायलॉग में मुझे लगता है डायलॉग डिलीवरी अगर आप कॉन्शियसली कर रहे हैं तो उसकी पोजीशनिंग में चेंज हो सकता है, लेकिन डायलॉग डिलीवरी में शायद चेंज नहीं होता। जी। अब मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है सर कि जब आप नुक्कड़ में कर रहे होते हैं तो एनर्जी लेवल थोड़ा सा और ऊंचा रखना पड़ता है आपको। यकीनन, क्योंकि मंच पे कई बार आपको माइक मिले होते हैं, माइक, फुट माइक। और कई बार हमारे साथ ये दिक्कत होती है, हम जननाट्य मंच के जो कलाकार हैं, हमारे साथ दिक्कत होती है, हम अपनी उसी फॉर्म में बोलते हैं और वो बहुत ज्यादा लाउड हो रहा है, बहुत लाउड हो रहा है, आप थोड़ा धीमा हम कहेंगे धीमा हम तो कर लेंगे, लेकिन आप भी जरा माइक को धीमा कीजिए। तो ये भी होता है। ये आपने सही पकड़ा है एक्चुअली। हाँ, क्योंकि जो नुक्कड़ में है तो उनको आदत हो जाती है कि बहुत मतलब एक्सेजरेट करके थोड़ा सा डायलॉग्स को बोलने की, तो वो मंच पर जब करते हैं तो वो नजर आता है फिर कि ज्यादा हो रहा है। या इट्स ट्रू जी। बढ़िया सर, बहुत मजेदार आपसे एक्सपीरियंस शेयरिंग हो रही है। हमारे दर्शक बहुत आनंदित हो रहे हैं आज, बहुत कमाल। मतलब और हम अभी और आपकी नासिरा शर्मा जी आई हैं। नासिरा शर्मा हिंदी की बहुत बड़ी राइटर है, आज। पिछले दिनों उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला, और अभी जो है एक और उपन्यास पर उन्हें जो है व्यास सम्मान मिला है। लिख रही है बहुत खूब, नासिरा जी लिख रही है बहुत खूब, आपका अभिनय देख करके धन्यवाद नासिरा जी। और गिरीश चंद जी कह रहे हैं कि शानदार सर, जिंदाबाद। लग रहा है कि फिर से पढ़ना शुरू करूं, शिष्य बन जाऊं, वो भी गणित का, जो सबसे कठिन लगा आज तक, और अभिनय भी। तो गिरीश चंद जी, ये शो ही ऐसा है कि इसमें कितनी भी कठिन चीज हो, जो हमारे मेहमान आते हैं वो बहुत सरल तरीके से हम तक पहुंचाते हैं, और हमें लगता है ये तो बड़ा आसान है, लेकिन वो सर जानते हैं कि उसके पीछे कितनी मेहनत है, कितनी रिहर्सल्स हैं, बहुत लंबा अनुभव है। उस पर आगे बात करेंगे। खैर, तो नासिरा जी कह रही है कि मैंने पहली बार अशोक को इस रूप में देखा, मैं समझती थी कि यह उमर खयाम के सिलसिले हैं,
मगर पता चला इनका दखल तो नाटक में भी बड़ा है। नसरा जी खुद बहुत बड़ी राइटर हैं एक्चुअली, सो दैट। वाह, बढ़िया बढ़िया। तो हमारे साथ रंगकर्मी अशोक बहुगंडी भी जुड़े हुए हैं, हमारे संस्कृति कर्मी है शैलनेट हल्द्वानी से। खैर, हाँ तो सर अब हम अब रंगमंच पर, गणित पर हमने काफी बात की और अब हम थोड़ा रंगमंच पर बात करेंगे क्योंकि वो भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जी। अ, आपके कौन कौन से पसंदीदा लेखक रहे सर हिंदी नाटकों की, अगर हम बात करें, और कौन कौन से नाटक आपको बहुत पसंद है और कौन कौन से में आपने अभिनय किया या आ, निर्देशन किया? आ, मैंने अभिनय तो शायद मुझे लगता है कि आई आई होप कि मैंने कभी गिने नहीं उस तरीके से, लेकिन मेरा उम्मीद है कि मैं तकरीबन 1991 से लगातार लगातार नाटक कर रहा हूँ। और जननाट्य मंच ने 120 नाटक के करीब किए हैं, जिसमें मुझे लगता है कि आई थिंक 60 से ज्यादा नाटकों में मैंने रोल किए हैं, 60 से ज्यादा, डेफिनेटली वाह, डेफिनेटली। और मंच नाटक भी किए हैं मैंने। मंच नाटक कुछ दिन पहले मैंने किया था एक, कई एक किए थे, लेकिन एक जो मुझे अभी भी मतलब बहुत ही आज कॉन्टेम्परेरी लगता है, वो है शंभूक वध। शंभू शंभू। वध डॉक्टर ब्रजेश का लिखा हुआ नाटक है ये। जननाट्य मंच के कलाकार हैं, और इसको डायरेक्ट किया था सुधन्वा देश पांडे ने, जो कि एक अच्छे आज के कॉन्टेम्परेरी एक अच्छे डायरेक्टर है वो वाला। तो इसको लेकर के ये नाटक बड़ा तथागत जो नाटक, ये जो शंभुवध जो नाटक है, ये शंभुवध नाटक दरअसल जाति के सवाल को लेकर के हाँ, वो तो पता लग रहा है शंभू नाम से। जबरदस्त, मतलब जबरदस्त असर के साथ जाता है, और बड़े ही मतलब लोगों के बीच में बड़ा अच्छी रीच बनाता है। दूसरा नाटक अभी हमने किया था, एक तथागत नाटक किया। ये अभिषेक मजूमदार एक नाटककार हैं और डायरेक्टर भी हैं बॉम्बे के। बड़ा अच्छा नाटक लिखा, और ये उन्होंने ही लिखा था नाटक। ये खास तौर से हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप हमारे लिए नाटक लिखिए और हमारे लिए डायरेक्ट भी कीजिए, तो उन्होंने ही डायरेक्ट किया था। तो उसकी सेकंड कास्ट में, तो मुझे लगता है कि वो नाटक भी खूबसूरत नाटक है, तथागत के ऊपर, बुद्ध को लेकर के। जिस जी, तरीके से उसमें राष्ट्रीयता, राष्ट्र क्या है, राज्य क्या है, राष्ट्र और राज्य को एक अवधारणा है, उसको खूबसूरती के साथ मेरे ख्याल में उकेरा गया है। दैट इज बढ़िया। तो अभी हम कोशिश करेंगे थोड़ी देर में सर, अगर आपको इन दोनों नाटकों में से किसी की भी कुछ पंक्तियां याद हो तो हमारे दर्शक देखना चाहेंगे। और बहुत मजे की बात है सर कि राकेश चन्ना सर लिख रहे हैं, कमेंट में लिख रहे हैं कि मन बहुत प्रसन्न हुआ आपसे मिलकर। कह रहे हैं हम दिल्ली के होके भी कितने अपरिचित थे आपसे। धन्यवाद इस मंच का। जी राकेश जी, हम आगे बिल्कुल डेफिनेटली कांटेक्ट में रहेंगे, यकीनन जी। यकीनन यकीनन। चंद्रकांत जोशी जी, दीपक कापड़ी जी भी बहुत शानदार लिख रहे हैं। अतुल शर्मा जी एक आपसे जानना चाहते हैं कि नुक्कड़ नाटकों में जब आप करते हैं, क्योंकि आपका मुख्य विषय नुक्कड़ है, कौन कौन से आपने गीत गाए? अगर कोई एक दो लाइनें आप सुना दें तो कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा होगा, जो भी, क्योंकि नुक्कड़ नाटक तो बिना गीतों के अधूरे हैं। आ, या मैं एक नाटक अभी, औरत का नाटक, औरत एक नाटक है, जननाट्य मंच का एक बहुत मशहूर नाटक है औरत। जी। उसमें एक गीत आता है जिसको मैं अक्सर कई बार मैंने इसको गाया है ना, बच्चों जी। के साथ वर्कशॉप करते हुए भी और परफॉर्म करते हुए भी। बाप के भाई के और खाविंद के ताने तिश्नों को सुनना तमाम उम्र, बच्चे जनना सदा, भूखे रहना सदा, करना मेहनत हमेशा, कमर तोड़ कर, कमर तोड़ कर। और बहुत से जुल्म सितम औरत के हिस्से आते हैं, कमजोरी का उठा फायदा गुंडे उसे सताते हैं, दारोगा और नेता वेता दूर से ये सब तकते हैं, क्योंकि रात के पर्दे में वो खुद भी ये सब करते हैं, क्योंकि रात के पर्दे में वो खुद भी ये सब करते हैं। औरत की हालत का ये तो
जाना माना किस्सा है, और झलकियां आगे देखो जो जीवन का हिस्सा है, और झलकियां आगे देखो जो जीवन का हिस्सा है, जो जीवन का हिस्सा है, जो जीवन का हिस्सा है। इट वाज द ये एक गीत था जो कि एक सीन से दूसरे सीन में जाने के लिए हम नॉर्मली इस्तेमाल करते थे। हाँ, ये उसका जो नाटक था, या इसी ये जो नाटक था, बेसिकली ये जननाट्य मंच का नाटक है और खूबसूरत नाटकों में से एक नाटक रहा है एक्चुअली। इसी में एक और गाना है, बीबी हुमा हो या हो वो बेटी किसी घर की, बीबी हुमा हो या वो हो बेटी किसी घर की, कॉलेज में पढ़ने जाती हो चाहे कोई लड़की, हर जगह इस समाज में रहती है वो पीछे, मुंह पर लगे हैं ताले नजर उसकी है नीचे, मुंह पर लगे हैं ताले नजर उसकी है नीचे, पर सबसे बुरा हाल है उस बदनसीब का, करके मजूरी जो कि चलाती है जीविका, करके मजूरी जो कि चलाती है जीविका, करके मजूरी जो कि चलाती है जीविका, स्कूल में हो फैक्ट्री में या हो खेत में, रहती है हमेशा ही जुल्म की चपेट में, रहती है हमेशा ही जुल्म की चपेट में, रहती है हमेशा ही जुल्म की चपेट में। आओ दिखाऊं तुमको मैं एक ऐसी ही नारी कि फैक्ट्री में काम जो करती है बेचारी, कि फैक्ट्री में काम जो करती है बेचारी। शुक्रिया। वाह, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, मजा आ गया। थैंक यू। ये मतलब मेरा भी सर ऐसा मन हो रहा है कि अभी मैं आपको बता नहीं सकता, आपको देख देख के सुन सुन के मैं भी बहुत चार्ज हो रहा हूँ, और कहीं ओवर चार्ज ना हो जाऊं, मुझे डर लग रहा है। ऐसा नहीं होगा। तो हमारे साथ दिल्ली से गिरीश चंद्र जोशी जी, आदरणीय गिरीश जोशी जी जुड़ चुके हैं, सीसीआरटी के पूर्व निदेशक हैं और इन सब गतिविधियों के प्रणेता रहे हैं हमारे बीच में। जोशी सर का स्वागत है। आज देर से जुड़े जोशी सर, सवाल हम नहीं पूछ पाए सर आज। माइक म्यूट है सर, आपका माइक म्यूट है। कोई बात नहीं, सवाल नहीं पूछ पाए, लेकिन सवाल मुख्य वक्ता का वक्तव्य ज्यादा जरूरी है। हाँ, नहीं वो तो अद्भुत चल रहा है सर, कार्यक्रम तो बहुत अद्भुत चल रहा है, कमाल चल रहा है, जबरदस्त चल रहा है। वो तो सर ने जो है बीच में नहीं कर पा रहा था, लेकिन आवाज कुछ कुछ आ रही थी मुझ पे। अच्छा, तो खैर, तो तिवारी सर, वो जो दो नाटकों की हम चर्चा कर रहे थे, शंभूक वध और तथागत महात्मा बुद्ध के जीवन पर, मुझे लगा कि शंभूक वध मैंने भारंगम में या कहीं देखा है दिल्ली में, मुझे भारंगम में किया था हमने। हाँ, भारंगम में किया हुआ था। हाँ, मैंने देखा है भारंगम में नाटक, बहुत अच्छा नाटक है। तो तब आपसे परिचय नहीं था, नहीं तो शायद बातचीत होती। बेसिकली शंभूक वध में मैं सिपाही का रोल करता था। अच्छा, मैंने सिपाही का रोल किया है, और पूरे नाटक के अंदर जिस तरीके से रामचंद्र के जो सिपाही हैं, जो रामचंद्र से मतलब जो सत्ता के साथ जो सिपाही हैं, वो जिस तरीके से लोगों के साथ पेश आते हैं, जिस तरीके की चीजें करते हैं, वो रोल किया था। और वो इट वाज रियली मेरे लिए बड़ा एक अच्छा अनुभव रहा। वो तो था ही, लेकिन नाटक अपने आप में जिस तरह की एक समझ को लेके चलता है आगे, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो एक विचार को कि किस तरीके से एक शंभुक का जो एक विचार था, उसको भी हमें समझने की जरूरत है। जी, बहुत बढ़िया सर। अब हम आपके एक दूसरे पक्ष पर आते हैं सर। आपका कवि का जो हृदय है, कवि काव्य का जो पक्ष है, उस पर हम, और अतुल शर्मा जी कह रहे हैं वाह वंस मोर, एक और गीत की फरमाइश कर रहे हैं। शर्मा जी थोड़ी देर में हम सुनते हैं, लेकिन अब हम चाहेंगे सर, आपके 3 कविता संग्रह छपे हैं, सुनो अदीब, मुमकिन है और दस्तखत। तो हम चाहेंगे इनमें से कुछ प्रतिनिधि रचनाएं आप हमारे दर्शकों को बताएं, जिससे कि आपके इस पक्ष की ओर भी हम जा सकें।
जरूर जरूर जरूर। पहले नासिरा शर्मा जी ने जो लिखा है, एक्चुअली नासिरा जी ने बहुत ही इंटरेस्टिंग, उन्होंने कहा कि उमर खैयाम जो है मैथमेटिशियन थे। डेफिनेटली लिखा है। हमें याद होगा कि उमर खैयाम का -b + -√b² - 4ac/2a जो है ये उमर खैयाम का दिया हुआ है ना। उसे सीधराचार्य का भी बताते हैं, उमर खैयाम का भी है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। और वो लेकर के थिएटर उनका जो है लिटरेचर में भी रोल, उस तरीके से आपने सही कहा आपने नासिरा जी, बिल्कुल। मैं एक कविता, एक छोटी सी कविता सुनाता हूँ। बेसिकली ये क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड है, मैंने कुछ कविता ये मास्टर जी, स्वागत है, मास्टर जी का स्वागत है। छूट रही है जिंदगी आज जब मेरे हाथों से, मुट्ठी में भरी बालू की तरह, बहुत याद आते हो मास्टर जी। वाह। अंकित है आपके चेहरे की पहली छवि मेरे अंदर आज भी, झकझोरती है जो मुझे उस समय जब मैं भाग रही होती हूँ अपने आप से, दौड़ रही होती हूँ समेटने बिखरी हुई चीजों को। मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक इवेंट में बताया भी था कि मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी जी। वो उनके ऊपर दरअसल उनके ऊपर कविता है ये। वाह। सामाजिक बंधनों से घिरी हूं मैं इस तरह, जिनसे निकलना भर मान लिया जाएगा मेरे लिए कुछ से कुछ। रही पूरी जिंदगी पति और बच्चों के अधीन ही, मरूंगी भी ऐसे ही। पर उससे पहले चाहती हूँ मास्टर जी दर्ज करना एक हलफनामा अनपढ़ रहने का। वाह। नहीं नहीं कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं मास्टर जी आपसे। नहीं जानती किससे कहूँ मास्टर जी अपनी बात, कहाँ गलाऊं मैं अपनी अश्रु ग्रंथियों को, किसको बताऊं अपनी घुटन, मन की हिलोरों के द्वार को कैसे थामूं मास्टर जी। दिखाए जो एक बेहतर दुनिया का फलक, उस दुनिया का सपना कैसे भूल जाऊं मैं, कैसे भूल जाऊं मैं अपनी कुव्वत का जोश। आजमा नहीं पाई जिसे मैं अपने घर के मर्दों की गैर जिम्मेदाराना हरकतों के चलते। याद नहीं मुझे वो कौन सा पल था मास्टर जी जब मैंने आप में अपने चाचा को देखा। वाह। थरथराते हुए आपकी मूंछों के बालों ने अच्छा। मेरे अंदर प्रेम और घृणा भर दी एक साथ। बड़े शौक से तख्ती थमाई थी मेरी माँ ने मेरे हाथ में मास्टर जी। खड़िया के 2 टुकड़े रखे थे मेरे झोले में कि जा प्रवेश कर एक नए युग में, और लिख डाल अनलिखी और अनकही बातों को। मेरे दादा और दादी परंपरा की कोली भरे थे, लिपट गए वो मेरे दोनों पैरों से। किसी लड़की ने घर से बाहर पैर नहीं रखा था मेरे घर में पढ़ने के लिए मुझसे पहले। प्रगतिशील चेतना का एक बीज था जिसे मौसम की अलसाई हवाओं ने अपने आगोश में भर लिया। मुझे नहीं पता था मास्टर जी कि मैं इतिहास रचने के इतने करीब हूं। मुझे नहीं पता था कि स्कूल न जाने की सजा भुगतूंगी कई जन्मों तक। गुलामी की जंजीरों को अपना लिया मैंने खुशी खुशी मास्टर जी। नहीं पता था मुझे कि गांव की मेड़ पर बैठकर लाल मिर्च की चटनी का स्वाद स्थायी नहीं रहता, बदल जाता है वक्त के साथ। मट्ठे का एसिड गला देता है सब कुछ। माँ की सुनाई गई कहानियों के किरदारों का रंग फीका पड़ जाता है। यथार्थ भावना को धकेल देता है कहीं पीछे। परी और शेख चिल्ली जिंदा रहते हैं कहानियों में। कौन करेगा विश्वास, कौन है जो करेगा विश्वास। लिखा था मैंने जब पहला अक्षर ओलम का, खूब हुई थी बरसात। बहते रहे जिसमें मेरी जिंदगी के तमाम सफे, और मैं बनी रही वही की वही। कितनी ललक थी मेरी जानू मौसम के बदलते मिजाज के बारे में, कि कहां से और कैसे होता है ये सब। एक लड़की के लड़की होने को जरूर जानना चाहती थी मास्टर जी। उस दिन
जब मैं तैयार खड़ी थी, चाचा की उंगली थामे, अपनी खड़िया बुद्धिका और सरकंडे की कलम के साथ स्कूल जाने के लिए मेरे मन में बज रही थी घंटियां, नाम नहीं लेती थी थमने का। तैयार हो रही थी जब मैं सामाजिक बंधनों से लड़ने के लिए मास्टर जी, तब बिखर गया मेरे बुद्धिका का बोर, फिसल गई तख्ती की मुंह मेरे हाथ से कैसे। मैं नहीं जानती मास्टर जी क्या हुई मेरी इच्छा स्कूल जाने की। पहले पहल जब लौटा मेरा भाई स्कूल से रोता हुआ, खोता हुआ जैसे बहुत कुछ स्कूल की चार दीवारी में। नहीं जाऊंगा मैं स्कूल अब कभी, कहता हुआ छिपा लिया उसने अपना मुंह मां के आंचल में। हुक भरकर रोया चाचा के कुर्ते से सटकर। कोई नहीं जानता था मास्टर जी, भाई की जिंदगी के वो पल निर्णायक सिद्ध होंगे मेरी जिंदगी के लिए। उन क्षणों के बारे में जो बीत गए थे आपके लिए घड़ी की टिक टिक करती सुइयों की तरह। मैंने कई रातों के अंधेरों के खो में डुबाया था उन्हें, तपाया था सूरज की भट्टी में। भाई की पीठ पर पड़े आपके डंडे अक्सर याद आते रहे मुझे सपनों में। सपनों की ये सौगात आज तक ढो रही हूं मास्टर जी। भाई के प्रति मेरा मोह मुझे स्कूल से मोह करने से रोकता रहा। मैंने स्कूल की ओर से मोड़ लिया अपना मुंह, ढूंढती रही अब दूसरों की जिंदगी में अपनी हकीकत। नहीं जानता था कोई कि भाई के अंदर का बैठा डर मेरे अंदर समा जाएगा इस तरह हमेशा के लिए। एक भाई की आंख की पुतली में बैठी जाने अनजाने आपकी क्रूर छवि उतर जाएगी बहन की खून में, लिपट जाएगी जाहिलपन की उपमा मेरे चारों ओर मास्टर जी, और मैं रह जाऊंगी वही जो नहीं चाहती थी रहना। वाह, जबरदस्त सर। और आपने जिस ऊर्जा से इसको पढ़ा है वो तो और भी जबरदस्त है। शुक्रिया। एक छोटी सी कविता और है, बहुत छोटी है। मेरे गांव में गढ़ी है जी, सालों से वीरान जो पड़ी है। मेरे गांव में गढ़ी है सालों से वीरान जो पड़ी है। गढ़ी में पोखर है, पोखर में कीचड़ है, कीचड़ में मलबा है, मलबे में कूड़ा है, कूड़े में खिलौने हैं, वाह, और खिलौनों में आवाजें हैं, आवाजों में सिसकियां हैं, और सिसकियों में तरंगे हैं, और तरंगों में चुंबक है, और चुंबक में खिंचाव है। मेरे गांव में एक गढ़ी है सालों से वीरान जो पड़ी है। गढ़ी में एक पोखर है, पोखर में कीचड़ है, कीचड़ में मलबा है, मलबे में कूड़ा है, कूड़े में खिलौने हैं, खिलौने में आवाजें हैं, आवाजों में सिसकियां हैं, सिसकियों में तरंगे हैं, तरंगों में चुंबक है, और चुंबक में खिंचाव है, और खिंचाव से खींचा आता है हजारों कंठों का सामूहिक क्रंदन। खिंचे आते हैं उनके मन जो नहीं गए थे कहीं भी, दबे पड़े हैं मलबे में आज भी। बिखरा पड़ा है टूटते रिश्तों का गणित, चूल्हे की कालिमा में, बिखरी चूड़ी की लालिमा में, टेहरी के पत्थर पर पटके गए माथे के निशानों में, ओटों पर काटे गए कील कांटे, चित्रकारी, लिखा सूद का हिसाब, दस्तावेज हैं उनके मन की व्यथा को व्यंजित करते हुए। बुझ गए थे जो 56 साल पहले पाकिस्तान जाते माँ बाप और उनके बच्चों की किलकारियों और सिसकियों के बीच। क्या बात है। शुक्रिया। एक और छोटी सी कविता है, ये जी, स्वागत। मेरे ख्याल है ये कविता पुरानी है, 2003 में लिखी थी, लेकिन मुझे लगता है कि शायद आज के संदर्भ में ये बैठती है कि नहीं बैठती मुझे नहीं मालूम। आप लोग नहीं जरूर। सर, ये कविता पुरानी नहीं है, 17 साल की किशोरी है ये, 2003 में लिखी थी, 2020 है। जी जी जी। शुक्रिया। तो ये कविता है।
जी, कविता का नाम है ऐसे वक्त में। ऐसे वक्त में। ऐसे वक्त में कैसे करूं मैं कला की बात, वाह, छंदों की बात कविता में मैं कैसे करूं, तितलियों के साथ दौड़ दौड़ कर झूम झूम कर गाऊं कैसे मैं जीवन का खूबसूरत तराना, मनाऊं कैसे मैं खुशी, होठों पर लाऊं मैं कैसे हंसी, दिखाऊं मैं कैसे हंस हंस के कांटों के जंगल से गुजरते हुए ऐसे वक्त में, जबकि 21वीं सदी में दुनिया को नेतृत्व करने का सपना तैर रहा है उनकी आंखों में, महान नायक बनने की ख्वाहिश में बहाया जा रहा है खून पानी की तरह, कैसे लिखूं पंछियों और जानवरों पर कविताएं, वाह, बेफिक्र होकर कैसे लूं मैं सांस घर के अंदर बैठकर, कैसे लिखूं किसी उपन्यास की भूमिका, जबकि गलियों में खून से सने पड़े हैं मेरे भाई, नफरत के बल पर पढ़ाया जा रहा है सद्भाव, कैसे रख लूं मैं अपने आप को रोटी रोटी और खाने तक सीमित, लाशों के ऊपर फूल खिलने के सपनों के चलते कैसे याद करूं मैं मोहब्बत की तान, बेचैन मौसम के मिजाज में कैसे करूं मैं सुकून और तसल्ली की बात, क्या बात है। ऐसे वक्त में खड़े हैं इंतजार में कुछ लोग बेदखल होने के अपनी जमीन से जबके, कैसे लिखूं मैं गुलाब की पंखड़ियों पर लिए गए चुंबन का असर, ओस की बूंदों बेहतरीन। को चुनने पर ओस की बूंदों को चुनने पर हाथों को मैं कैसे रखूं सलामत, कांप जाते हैं जो पहने हथियारों के स्पर्श से, इमली की घनी छांव का जिक्र छूटती मिसाइलों के बीच में कैसे करूं, वाह, मरते हुए आदमी की जिंदा सोचों पर कैसे डालूं मैं नजर, जलते हुए शहर और बुझती हुई तमन्नाओं पर कैसे लिखूं सौंदर्य परख लेख, ऐसे वक्त में जबकि हैवानियत मूल्यों के रूप में हो रही है स्थापित, चुप रहकर आसमान को ताकते हुए कैसे लिख दूं उस कोशिश पर एक असहाय टिप्पणी, भागते हुए कातिल की ओर से कैसे मोड़ लूं अपना मुंह, आप ही बताएं कैसे लिख दूं मर्सिया उनका जिन्हें पाता हूं मैं खूनी बाजार में लाशों का सौदा करते हुए। क्या बात है। अब मेरे ख्याल है एक आखिरी कविता पढ़ सकता हूँ चाहे तो, वो थोड़ा लाइट मूड का है। बिल्कुल सर, स्वागत स्वागत है। गांव मेरा है पूछूं तुमसे भाई एक ही बात, गांव मेरा है तुमसे पूछो तुमसे, गांव मेरा है पूछूं तुमसे भाई एक ही बात, कैसे बन गया एक अजनबी खुद ही रातों रात, वाह, काम मेरा पुश्तैनी था जो छूट गया तो छूट गया, जो गांव की हालत हुई है पिछले दिनों में, जी, काम मेरा पुश्तैनी था जो छूट गया तो छूट गया, बाजारों की होड़ में मिल गई कैसी ये सौगात, वाह, वैश्वीकरण के चलते तुमने गांव बनाए शहर, वैश्वीकरण के चलते तुमने गांव बनाए शहर, धंधा छूटा काम छूटा खाई मात पे मात, कहते हैं अब गांव बन गई ये पूरी दुनिया, कहते हैं अब गांव बन गई ये पूरी दुनिया, कहां गया पर गांव मेरा वो थामे था जो हाथ, सौंधी मिट्टी गांव की खुशबू मेहनत कश वो लोग, सौंधी मिट्टी गांव की खुशबू मेहनत कश वे लोग, कहां गए क्या हुआ उन्हें क्यों बेकाबू हालात, भाईचारा धर्म था जिनका मानवता था कर्म, भाईचारा धर्म था जिनका मानवता था कर्म, अपना तेरा ऐसा फैला सिमटे अपने आप, दाने को मोहताज हो गए खाने को बेहाल, पैसे के बल पर तुमने तो खूब उड़ाए माल, पूंजी का ये खेल भाई अब सबको समझ में आए, पूंजी का ये खेल भाई अब सबको समझ में आए, अनगिन इंसानों को तुमने दिए जख्म आघात, मेरा गांव मेरा है पूछो तुमसे एक ही बात,
कैसे बन गया एक अजनबी खुद ही रातों रात। जी वाह, बहुत बहुत बेहतरीन, जबरदस्त, जिंदाबाद। और नासिरा शर्मा जी कह रही हैं कि ये कार्यक्रम लाइव करके इन सवालों के जरिए आपके व्यक्तित्व के बहुत सारे जो पक्ष हैं वो उजागर हो रहे हैं। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद नासिरा मैम कि आप हमारे साथ जुड़ रही हैं और लगातार हमें उत्साहवर्धन हमें कर रही हैं, उत्साह बढ़ा रही हैं हमारा। सीमा सक्सेना जी शो में कुछ दिन पहले आई थी, कह रही हैं कि मतलब सागर में बहुत सारे मोती हैं, उनमें से एक हमारे अशोक तिवारी जी हैं, उनको चुनकर इस शो में लाया गया है। तो अभिनंदन है तिवारी जी का। थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया सीमा जी, शुक्रिया नासिरा मैडम। जी, और भी बहुत सारे लोग हैं, राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी, रजनीकांत शुक्ला जी तो आज लगातार बिल्कुल नॉन लगातार स्टॉप लगातार चौके पे चौका लगा रहे हैं, कमेंट्स के एक्चुअली माध्यम से। रजनीकांत जी हैं जिन्होंने इस शो में लाए हैं मुझे। और उससे पहले जी, मैं बताऊं कि राजेंद्र उपाध्याय जी मेरे ख्याल है पिछले 2-3 महीनों से लगातार वो कह रहे थे कि प्लीज प्लीज आइए, और मुझे लगा कि नहीं, वाकई आप भट्ट साहब इतना जबरदस्त काम कर रहे हैं, आप सबको कोऑर्डिनेट करके एक ही मंच पे लाना, ये वाकई एक अद्भुत काम है वाकई। सर आप लोग स्टार लोग हैं, स्टार्स की डेट लेना जरा मुश्किल होता है, टाइम लगता है, इतनी आसानी से नहीं मिलती। नहीं, नहीं तो जी आप आए। अच्छा, अभी हम एक दूसरे पक्ष की ओर जाते हैं थोड़ा सा, फिर जोशी सर भी आपसे कुछ बातचीत करना चाहेंगे। शुक्रिया तो शुक्रिया। आपने शिक्षा और रंगमंच को लेकर के बहुत सारे देशों की यात्राएं की, जिसमें यूएसए है, यूके है, साउथ अफ्रीका है, फिलिस्तीन है, इजराइल है। तो एक तो हम ये जानना चाहेंगे सर, वो कौन से संदर्भ थे जिनकी वजह से आप इन देशों में गए? और अगर नाटक वहाँ पर थे तो कौन-कौन से आपने किए? और अगर शैक्षिक यात्राएँ थी तो उसका मकसद क्या था? थोड़ा हमें बताइएगा सर। अपने कोई रोचक संस्मरण इन यात्राओं में हुए हों, वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। जरूर जरूर जरूर। हाँ अच्छा लगा मुझे आपने ये दिया। मुझे लगता है कि मैं सबसे पहले 2007 में यूएस गया था, और यूएस में मैं 2 बार गया हूँ। एक 2007 में गया था, 2015 में गया था। 2007 में जब गया था, मैं थिएटर को लेके गया था, थिएटर ग्रुप के साथ गया था। हम लोग 4 नाटक लेके गए थे, और चारों नाटकों को लेकर के एक्चुअली हमें यूनिवर्सिटीज ने बुलाया था। अच्छा, वहां पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने बुलाया था हमें वहां पे, और हमने नाटक के शो किए थे। अब आप नाटक जो हमने किया था उसकी जो भाषा थी वो हिंदी थी, हमने हिंदी में ही किया था। हिंदी में जितनी इंग्लिश हम इस्तेमाल कर पा रहे थे वो तो हम कर ही रहे थे, लेकिन मोर देन दैट अब ये सवाल आता है कि क्या वो लोग इस चीज को समझ पा रहे थे। तो उन सभी नाटकों की एक सिनॉप्सिस नाटक से पहले सबको दी जाती थी, सिनॉप्सिस दी जाती थी, वो समझ पाते थे कि इसका क्या संदर्भ है। और उसमें नाटकों में देखने वालों में से बहुत सारे इंडियंस भी होते थे, बहुत सारे अमेरिकन भी होते थे, और दूसरे देशों के भी होते थे। तो ये 2007 की बात थी, और ये प्योरली थिएटर से रिलेटेड था। दूसरा जर्नी गया था यूके के लिए, इंग्लैंड गए थे हम लोग, जब इंग्लैंड और स्कॉटलैंड दोनों गए थे हम। तो बेसिकली उस टाइम भी हम थिएटर लेके गए थे, और थिएटर के साथ जब हम गए थे, लेकिन इस के दौरान हमने बहुत सारे स्कूल्स भी विजिट किए, वहां की जो पेडागोजी है उस पर भी हमने कुछ स्कूल्स में जाके बात की। बहुत ज्यादा नहीं कर पाए, लेकिन कुछ स्कूल्स में हमने वहां जाके बात की, और उनसे मैंने बहुत कुछ लर्न किया वहां से, कि किस तरीके से वहां पर चीजें होती हैं, और किस तरीके से थिएटर होता है वहां पर, इन चीजों को लेकर के भी। और खासतौर से एक घटना जो अभी भट्ट सर कह रहे थे, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो, मसलन मुझे 2007 में जब यूएस की एक क्लास थी, जो थिएटर की क्लास थी, उसको हम विजिट कर रहे थे। उन्होंने कहा था वो हम स्कूल के बच्चे थे, और वो क्लास चल रही है वहां पे। यकीन मानिए क्लास चल रही है वहां पर, और बच्चे जो हैं सोफे पे बैठे हुए हैं आराम से, और मस्ती से बैठे हुए हैं, और वहां पर बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, टीचर भी उनको सिखा रहा है, बता रहा है जो भी है परफॉर्म कराने के लिए। और वहां पर जो है वो कोक भी पी रहे हैं, और कुछ खा भी रहे हैं, और क्लास लगातार गोइंग। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई ये फ्री पीरियड हो, नहीं, क्लास चल रही बाकायदा। तो उसके बाद जहां पे जो गाइड था, जो टीचर था, वो बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद वो बच्चा आता है, और उसने देखा नहीं था वहां पे सोफे पे पहले से टीचर बैठा हुआ है, वहां पे बैठ जाता है, वहां पे ऑलरेडी टीचर बैठा हुआ था, उसके गोद में बैठ जाता है एक तरह से। तो टीचर उसको साइड से कर देता है, उसे बुरा नहीं लगता, और उसको लेकर के उस ऐसे कुछ हुआ ही नहीं, इस चीज को लेकर के उसने आगे काम शुरू हो जाता है।
और अगले जो बच्चे जो और बारी कर रहे, अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, उन्होंने जो खाया पिया था उसको उन्होंने एक साइड में रखा, परफॉर्मिंग के लिए आ गए वहां पर। द पॉइंट मैंने यहां से जो लर्न किया, कई बार हम कहते हैं कि बच्चा क्लास में बिल्कुल कुछ नहीं खाएगा, कुछ नहीं पिएगा, कुछ नहीं करेगा, आप बिल्कुल चुप रहेंगे। बच्चों को आप जितनी लिबर्टी देंगे वहां पर मेरे ख्याल है लर्न इजीली कर पाता है बच्चा। एक रिलेशन बनाना बच्चे के साथ, मैंने वहां से सीखा इस चीज को, है ना। तो द पॉइंट इज कि यहाँ पर एक ये जो घटना यहाँ से जो लर्निंग की मेरी हुई ये हुआ। एक और जो इंसिडेंट मेरे साथ जो वहां से जो मेरी लर्निंग हुई, और वो खासतौर से एक नाटक हम लेके गए थे साउथ अफ्रीका हम 2014 में गए थे। 2014 में जब हम नाटक लेके गए और वहां पे स्कूल्स भी हमने विजिट किए, यूनिवर्सिटीज भी हमने विजिट किए, कुछ यूनिवर्सिटीज, वहां पे कुछ क्लासेस भी देखी हमने। और बेसिकली वहां पर एक कॉन्फ्रेंस था जो कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था वुमेन्स का, और हमारा एक नाटक था ये भी हिंसा है, ये भी हिंसा है। और ये भी हिंसा है में दरअसल जो आपको याद होगा जो ये कांड हुआ था 2012 में, जो दिल्ली में, हाँ दिल्ली में, है ना, उसके ऊपर हमने उस नाटक को बनाया था बेसिकली। और वो नाटक जो है बेसिकली बड़ा अपीलिंग नाटक था, अभी भी हम उसके शोज करते हैं डेफिनेटली। तो उस नाटक को लेकर के उसमें बताया गया था कि हिंसा किस तरीके से हमारे शास्त्रों में भी हुई है। बहुत सारे किरदार उठा लीजिए आप, वहां से हिंसा होती है। मसलन अहिल्या है, अहिल्या का किरदार किस तरीके से हिंसा का शिकार हुआ, वो आप देखिए, एक एक करके उठा लीजिए, बहुत सारे किरदार हैं जहां से उनपे हिंसा हुई, है ना। तो वो जो किरदार हैं उनको लेकर के आज जिस तरीके से उसको हम यहां पर अपने समाज में होते हुए देख रहे हैं, इसको लेकर के जब हमने उस नाटक को किया, यकीन मानिए तकरीबन वहां पे मोर देन 20 देशों से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि थी, महिलाएं थी जो उस नाटक को देख रही थी। और उन्होंने ये कहा, एक्चुअली हम लोग जब ग्रुप में डिस्कशन में आए और उनसे बड़ा जो इंटीमेट डिस्कशन हुआ, वहां पर इंटीमेट डिस्कशन में ये निकल के आया कि जिस ग्रुप में मैं बात कर रहा था वहां पुर्तगाल की थी एक महिला, एक इसकी इजिप्ट की थी, मिस्र की थी, और एक जो है ताइवान की थी। तो इस तरीके से और भी कंट्रीज के थे, बेसिकली यूएस की भी थी। तो उन्होंने ये कहा, एक्चुअली खासतौर से कहा कि देश कोई भी हो, महिलाओं पर होने वाली हिंसा का रूप थोड़ा बदल सकता है, लेकिन वहां भी वो हिंसा की शिकार हैं। यहां पर घरों में होने वाली हिंसा का रूप अलग हो सकता है, वहां पर रूप अलग हो सकता है। तो हिंसा की पीड़ित वहां भी है वो। तो इस तरीके से जेंडर के सवाल को उठा करके कि किस तरीके से मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी दुनिया भर में जिस तरीके से आई है और जिस तरीके से उसने अपने आप को वर्चस्व को कायम किया है, उसमें काफी कुछ गिरावट आ रही है, काफी सुधार हो रहा है, ये तो हो रहा है डेफिनेटली। लेकिन अभी भी उसके फॉर्म्स चेंज होते हुए भी उनमें बेसिकली अभी भी फॉर्म्स जो हिंसा के डोमेस्टिक वायलेंस है या काम करने की जगह पर वो वायलेंस है, जिस तरह की चीजें हो रही हैं, वो को लेकर वहां पर मुझे बड़ा अच्छा लगा और मुझे लर्न करने को मिला। और ये भी मुझे वहां पे लर्न करने को मिला कि वहां की इकोनॉमी का जो स्तर है साउथ अफ्रीका में भी, हालांकि साउथ अफ्रीका बहुत ऑब्वियसली हमें पता है कि वो भी उसकी इकोनॉमी बहुत अच्छी नहीं रही है, हमसे डाउन है एक्चुअली इकोनॉमी, उस टाइम पे थी, आज का मुझे पता नहीं। लेकिन बावजूद उसके वहां पर जिस तरह की सफाई नजर आती थी, जिस तरह की कॉन्शियसनेस लोगों के अंदर, रोड सेंस था लोगों के अंदर, हिंदुस्तान में वो चीजें सीखने की जरूरत है, मुझे लगता है उन चीजों को। सिर्फ मैं वही की बात नहीं कर रहा हूँ, डिफरेंट मुल्कों की बात कर रहा हूँ। जब हम लोग देखते हैं, हमें शायद कहीं ना कहीं इन चीजों पर भी काम करने की जरूरत है कि हाँ, हमें ये किस तरीके से बच्चों के साथ, जो छोटे बच्चे हैं वहीं पर हमें पहुंचानी चाहिए इन सारी चीजों को, अपने करिकुलम का पार्ट बनाना चाहिए, रादर देन सेइंग कि यहाँ थूको यहाँ मत थूको। ये हम बार बार लिखे हैं, हम उसे पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाएं कि हम यहाँ ना थूके तो क्यों ना थूके, यहाँ हम थूके तो क्यों थूके। तो ये एक छोटी सी चीज है, ये मेरे ख्याल है हमें हमारे जो बच्चे हैं उनके अंदर ये वैल्यूज को इंटीग्रेट करना मेरे ख्याल है ये जरूरी है, जो कि मैंने वहां देखा। इवन जब मैं फिलिस्तीन गया, फिलिस्तीन और इजराइल जब हम गए, तो खासतौर से इजराइल तो हम बहुत थोड़ी देर के लिए गए, तेल अवीव गए थे, लेकिन फिलिस्तीन हम काफी टाइम रुके थे, तकरीबन 1.5 हफ्ते रुके थे हम।
और बहुत अच्छी हमारी वहाँ की थिएटर के शोज हुए हमारे, और वहाँ पर स्कूल्स को भी हमने देखा, तो कैसे वहाँ चलते हैं उन सब चीजों को भी देखा, कैसे वो लोग हिंसा के शिकार हो रहे हैं, कैसे वो पॉलिटिकल एसाइलम में हैं, पॉलिटिकल चीजें वहाँ पर हो रही हैं, वो भी हमने देखी, तमाम तरीके की, वो एक अलग एक्सपीरियंस है। तो द पॉइंट इज कि इससे थिएटर को बहुत एनरिच हुआ, मुझे लगा एक्चुअली, एज ए पर्सन, एज ए ग्रुप भी, और एज ए बहुत सारी चीजें, मुझे ऐसा लगता है। जी बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। आपके विभिन्न तरह के अनुभव, अलग अलग देशों के, अलग अलग वातावरण के, अलग अलग इकोनॉमी के, तो आज हमारे दर्शकों ने भी उनको जाना। और होता ये है कि सर हम जब साथ में काम करते हैं तो आपस में एक दूसरे पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते। तो हमारे दिल्ली के जो बहुत सारे शिक्षक हैं वो आज आपको जान रहे हैं शो के माध्यम से, ये बड़े कमाल की बात है। तो हम जो है उनको भी धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं। और चंद्रकांत जोशी जी कह रहे हैं कि दिल करता है कि आपको यूं ही सुनते रहें। ओह शुक्रिया। शुक्रिया। और सीमा सक्सेना जी फिर से आपको बधाई और शुभकामनाएं दे रही हैं। मैं जोशी सर जुड़े हैं हमसे जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जोशी सर से मैं निवेदन करूंगा कि वो भी आपके बातचीत जो भी जितनी भी वो सुन पाए, या कोई वो और आपसे स्पेसिफिक सवाल करना चाहता हूँ, सर आपका स्वागत है। मेरे 2-3 सवाल हैं डॉक्टर अशोक। एक तो ये है कि आपका संवेदनशील मन है जो आपने कविताओं में वर्णित किया है, जो भी कविताएं आपने पढ़ी, लगा कि बहुत अंदर से बहुत संवेदनशील है। आपको लगता है कि नुक्कड़ नाटक करने से आपके संवेदनशील इस पक्ष को मजबूती मिली, कविता के पक्ष को? क्योंकि वो जो अनुभव होते हैं नुक्कड़ नाटक के या थिएटर के, वो कहीं ना कहीं कवि मन को टच करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा हर्ट करते हैं, वो टच करते हैं, और टच करने से कविता उभरती है। तो क्या ऐसा होता है वास्तव में? मेरा पहला प्रश्न ये है। मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि जब आपने यूएस में किसी स्कूल में आप गए और आपने देखा कि वहाँ इतनी लिबर्टी है कि बच्चे क्लास में कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, और टीचर सोफे में बैठा हुआ है, वो बच्चा आता है उनकी गोद में बैठता है, वो उसको अलग कर देते हैं, क्या आपके लिए कल्चरल शॉक था? आपको लगा कि यार ये ऐसा कैसे है, या आपने उसको अप्रिशिएट किया? क्योंकि मेरा जो अनुभव था यूएस में, वो मेरे लिए कल्चरल शॉक था। मैं कभी कल्पना नहीं कर सकता था कि बच्चे 9th के 10th के बच्चे किताबों को पैर के नीचे रख के क्लास अटेंड कर रहे हैं, क्लास में खा रहे हैं, क्लास में पी रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए विद्या का एक दूसरा अनुभव है। मुझे नहीं लगा कि यदि हम ये लिबर्टी अपने अपने भारत में चाहते हैं, और चाहते हैं कि हमारे बच्चों को लिबर्टी दें, बिल्कुल उनको फ्री कर दें, और ऐसा हो जाए, ये वैसा हो जाए, तो शायद हमारी मानसिकता को बदलने में अभी मुझे लगता है कि 25 साल और लगेंगे, 25 साल मिनिमम, कि ये हम अपने स्कूलों को इतना लिबरल कर दें कि जो भी बच्चा आए वो चाहे कुछ खाए, चाहे वो नॉनवेज खा रहा है, चाहे वो वेज खा रहा है, चाहे वो कोक पी रहा है, चाहे वो पेप्सी पी रहा है, चाहे वो पानी पी रहा है, वो किताबों को रखा हुआ है। क्योंकि वहाँ टीचर एंड टॉट रेशियो का भी सवाल है। आप जिस हालातों से गुजर रहे हैं दिल्ली में, जिसमें आपको बच्चे क्लास में 45 हैं या 50 हैं या 60 हैं, उसमें सोफे लगे हों, वो हम कल्पना नहीं कर सकते अभी। ना हमारे क्लासरूम इतने बड़े हैं, ना हमारे, तो वो क्या आपके लिए कल्चरल शॉक था? और आप इसके हिमायती हैं कि मैं बिल्कुल मानता हूं कि बच्चों को लिबर्टी देनी चाहिए, लेकिन लिबर्टी एक सीमा तक, न कि बिल्कुल ऐसा स्वच्छंद छोड़ दें, कभी आए कोई जाए, कोई क्लास में आए, कोई क्लास। वहां होता है ऐसा, वहां बच्चों का एक क्लासरूम है, वहां टीचर क्लासरूम बदलते हैं। हमारे यहाँ तो बच्चे जो हैं वो एक क्लास में है और टीचर आते जाते हैं, लेकिन वहाँ बच्चे भी क्लासरूम बदलते हैं, आज इस कमरे में, अगले दूसरे कमरे में। तो हम अभी वो उस स्थिति में नहीं है कि हम यूएस जैसी लिबरल सोच को कहना चाहिए कि हम अपने स्कूलों में लागू कर सकें। लिंक और रिश्ता की बात जो आप कर रहे हैं, वो अब इतने संवेदनशील दिल्ली के सरकारी स्कूल हो रहे हैं, और जो आप लोग प्रयास कर रहे हैं, और जो हमें बताया गया शो में, जब शुरू का हम सारे एपिसोड देखें जिसमें दिल्ली के टीचर ने बताया कि दिल्ली के स्कूलों में ये हो रहा है, तो उससे बड़ा मन को सुकून होता है कि हाँ चलो हम कुछ, और वो रिजल्ट भी शो कर रहे हैं, रिजल्ट भी हर साल शो करते हैं, जिससे आप बड़ा गर्व महसूस करते हैं, आपको महसूस होता है कि हाँ हमारे प्रतिफल उसका आ रहा है जो हम मेहनत कर रहे हैं। तो मेरा एक वो कल्चरल शौक था, और दूसरा आपका संवेदनशील मन।
मेरे मन में कई सारे प्रश्न थे, लेकिन अभी ये 2 प्रश्न उत्तर दीजिए, बाद में अपने सवालों को याद करता हूँ, जरूर पूछूंगा, क्योंकि हमारे पास भी लिमिटेड समय है। श्योर श्योर। जोशी जी, आपने बहुत ही इंटरेस्टिंगली, बहुत ही दोनों ही सवाल मुझे छू के गए हैं डेफिनेटली। मैं बिल्कुल मानता हूँ, पहला वाला जो आपका सवाल है जिसमें कि आप कहते हैं कि कविता के साथ एक संवेदनशीलता जो है और संवेदना कहीं कहीं इससे आती है कि बेसिकली आप जब नुक्कड़ नाटक करने जा रहे हैं, उस एरिया में जा रहे हैं, उन लोगों के बीच में जा रहे हैं और उनकी समस्याओं को लेकर के नाटक कर रहे हैं, फिर वहां देख रहे हैं कि वो तो नंगे पैर बैठा हुआ है और गर्मी में नाटक कर रहा हूं, मैं तो नाटक कर पा रहा हूं लेकिन वो उसका पैर जल रहा है लगातार। तो वो जो संवेदना है, मैं जोशी जी आपकी बात को बिल्कुल एग्जैक्टली मैं एग्री करता हूं, इस चीज से 100% एग्री करता हूं कि कविता कल्चरल एक्टिविज्म की होती है। ये मैं मानता हूं कि जब आप एक्टिविज्म के साथ काम करते हैं तो डेफिनेटली आपकी बेहतर कविता निकलती है ना? ऐसा मुझे लगता है एक्चुअली, और मैं आप बिल्कुल एग्री करता हूं, और ये चीजें कहीं ना कहीं मेरी कविता को समृद्ध करती हैं। मैं बहुत सारे उनसे इंटरव्यू भी करना हो, कई बार उनसे बात करनी होती है कि कई बार लगता है कि उनके पास काम नहीं होता, उनसे जब हम बात कर रहे हैं, जब हम उनसे बात कर रहे हैं तो हम पूछते हैं कि अच्छा हमारा नाटक हो गया, उसके बाद हम उनसे बात ही कर रहे हैं, अच्छा तो आप काम क्यों नहीं कर रहे, आपका काम कैसे छूट गया, अच्छा तो इसके बाद क्या करोगे, अच्छा तो आपका पेट वेट भर जाता है, अच्छा तो कल से खाना नहीं खाया, अब क्यों नहीं खाया। अब रीसेटलमेंट कॉलोनीज में उन झुग्गी झोंपड़ियों में जाकर के नाटक कर रहे हैं तो जाहिर बात है वो नई नई कहानियां आपको पता चलती हैं, हर घर में नई नई कहानियां हैं वहां पर, तो नई नई कहानियां हैं, नई नई कहानियों के साथ साथ नए नए दस्तावेज भी तैयार होते हैं। तो ये आपका पॉइंट बहुत वैलिड था जो कि आपने कहा। दूसरा जो है, बेसिकली मैं आपकी इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि डेफिनेटली हूबहू स्ट्रक्चर को कभी नहीं कर सकते। मैं भी शौक में था, डेफिनेटली मैं आपसे कह रहा हूं कि मैंने बहुत सारी चीजें यहाँ के लर्न की हैं और उसके बाद ये चीजों को देखना, लेकिन मैं जिस पॉइंट को कह रहा था, एक्चुअली हो सकता है मैं तुझे कन्वे ना कर पाया हूं, मेरा पॉइंट ये था कि कनेक्शन बनाना, लिबर्टी के लेवल पर कनेक्शन, डेफिनेटली वो लिबर्टी आपने जो कहा बिल्कुल एग्री करता हूं मैं कि डेफिनेटली आप इज्जत तक की लिबर्टी नहीं देंगे बच्चे को कि आप उससे हर तरह की चीजें शेयर करेंगे, नहीं करेंगे और कर भी नहीं सकते और करने भी नहीं चाहिए, मैं नहीं मानता हूं। मैं बिल्कुल आपसे बिल्कुल एग्री करता हूं इस चीज को लेकर। मेरा कहना यह है कि कहा जाता है कि टीचर इज ए फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड, राइट? टीचर इज नॉट अ फ्रेंड, टीचर इज फिलोसोफर, टीचर इज गाइड, बट टीचर शुड बी फ्रेंडली, नॉट फ्रेंड। यदि आप फ्रेंड हैं तो आप बहुत मुसीबत में घिर जाएंगे। फ्रेंडली आप हो सकते हैं, आपने ये बिल्कुल ठीक कहा कि हम एक मित्रता में, एक व्यवहार में हमारी मित्रता आ सकती है, लेकिन वो भी एक सीमा तक, न कि हम ये कह लें कि हाँ जी टीचर इज ए फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा, नॉट ए फ्रेंड बट ए फ्रेंडली, आपको फ्रेंडली करना पड़ेगा, डेफिनेटली आई एग्री, बिल्कुल मैं सहमत हूँ इस बात से, पक्का। तो चलिए सर, ये सवालों का जो दौर था ये सहमति के साथ ही समाप्त हो गया, और अगर असहमति होती तो शायद बातचीत लंबी चलती, तो सहमति हो गई तो कुछ कहने को बचता नहीं। फिर जोशी सर कुछ और आप अशोक सर से कहना चाहेंगे? नहीं, मैं नहीं, अभी बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत इसको मैं दोबारा देखूंगा इस शो को, क्योंकि इतनी तारीफ इस शो की है, इतने कमेंट्स इस शो के आए हैं। रजनीकांत शुक्ल जी का कुछ कहना था, शायद भट्ट जी आपसे भट्ट जी से कमेंट छूट गया हो, कि एंटरप्रेन्योरशिप में आप दिल्ली के स्कूलों में कुछ बहुत काम कर रहे हैं और जाने जाते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा में बताइए। मेंटरशिप के बारे में उन्होंने कहा था। मेंटरशिप में मैं आजकल एंटरप्रेन्योरशिप की उसकी कोर टीम में हूँ, SCRT के साथ मिलकर के मेंटरशिप का इसका एंटरप्रेन्योरशिप का जो काम है, एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप में एंटरप्रेन्योर माइंडसेट पे हम काम कर रहे हैं। यस, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट जो है, हम एंटरप्रेन्योर बनाने पे काम नहीं कर रहे, बट एंटरप्रेन्योर माइंडसेट पे काम कर रहे हैं, ताकि बच्चा जो है, जो भी बच्चा है हमारे साथ, वो बच्चा ये फील कर पाए कि वो कुछ भी कर सकता है, अपने आप को पहचानते हुए, अंडरस्टैंडिंग सेल्फ, अंडरस्टैंडिंग अदर्स, यस आई कैन,
और उस सब स्पिरिट को लेकर के, उन सारी स्ट्रेंथ को लेकर के बच्चा कहीं ये फील ना करे कि उसके नंबर कुछ कम रह गए और वो उसको कहीं एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, तो उस सूरत में उसको डिप्रेस हो गया, फेलियर हो गया उसका। वो इस फेलियर से कैसे वो बाउंस बैक करेगा, ये लाना बहुत जरूरी है। तो इस चीज को लेकर के 9 से लेके 12वीं तक के लिए एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट का एक करिकुलम तैयार किया गया है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने तैयार किया है। और इसमें बेसिकली खासतौर से टीचर्स जो है हर बच्चे के साथ, टीचर्स एक पीरियड हमेशा दिया हुआ है 9 से लेके 12वीं तक के लिए, एक पीरियड उस बच्चे को मिलता है। टीचर जो है उनसे एक्टिविटी कराता है, या बहुत सारी मोटिवेशनल स्टोरीज हैं, है ना, जो थेमेटिक यूनिट्स हैं, उन थेमेटिक यूनिट्स में यही है कि स्टोरीज हैं, उनके थ्रू मोटिवेशनल स्टोरीज या एक्टिविटीज के थ्रू लगातार उस बच्चे से कांटेक्ट में होना। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट वही जो अभी आपने कहा कि किस तरीके से वी कैन बी फ्रेंडली टू द चाइल्ड, कैसे बच्चे के साथ एक फ्रेंडली होकर के, ताकि ये सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट जो है सिर्फ एक पढ़ाने तक ही सीमित न रह जाए कि हमने एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करा दी उसको, नहीं, शायद ये एंटरप्रेन्योर माइंडसेट जो है बेसिकली कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स की क्लास में भी आएगा, फिजिक्स की क्लास में भी आएगा, हर क्लास में जाएगा कि यस मैं कर सकता हूं और ये मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। एंटरप्रेन्योर सिर्फ बिजनेसमैन बनाने की बात नहीं है यहां पर। एंटरप्रेन्योर उस तरीके से एक ऐसा एंटरप्रेन्योरियल एक माइंडसेट तैयार करना कि मैं चाहे नौकरी करूं, चाहे मैं कहीं अपना काम शुरू करूं, चाहे मैं छोटे लेवल पे करूं या थोड़े बड़े लेवल पे करूं, ये मैं कर सकता हूं। इसको लेकर के बच्चों के साथ इसका करिकुलम हमने शुरू किया है। या बढ़िया। सवाल पूछे जोशी जी। नहीं, एक मिनट के लिए आपको रुकना चाहूंगा। एक सवाल है, वो पहले भी छूट गया था, तो मैं चाह रहा हूँ कि फिर न छूटे। इसके बाद मैं आपके सवाल पर आऊंगा। राकेश चांना जी हमारे एक दर्शक है सर, इन्होंने वो आपके अभिनय के चक्कर में जो आप एक्टिंग कर रहे थे जबरदस्त वाली, ये कुछ सवाल छूट गए उसमें, हम तो आप ही में खो गए। तो राकेश चांना जी पूछ रहे हैं कि विद्यालयों में थिएटर इन एजुकेशन को लागू करने के लिए राज्य सरकारों को क्या करना चाहिए? क्या हम दिल्ली से इसका आगाज कर सकते हैं? हाँ राकेश जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। एक्चुअली कंटेम्प्रेरी भी है। मेरी कई बार बात हुई है इसको लेके कि हम टीचर्स के साथ किस तरीके से वर्कशॉप भी करें, सभी टीचर्स के साथ, कि कैसे हम अपनी क्लासेस के अंदर थिएट्रिकल इनको हम इस्तेमाल कर पाए, थिएट्रिकल डिवाइसेस को या एक्टिविटीज को बढ़ा पाए, ताकि जो हमारा पर्पस है, मेन ऑब्जेक्टिव है हमारा कि बच्चा सब्जेक्ट से जुड़े। मेरा ऑब्जेक्टिव अभी जब मैं मैथमेटिक्स करा रहा हूं उस टाइम पर मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि मैं थिएटर करा रहा हूं, जो कि शुरुआत में आलोक सर ने भी ये बात रखी थी। मेरा थिएटर सिखाना मेरा पर्पस नहीं है वहां पर। वो सीखेगा, उसका बाय प्रोडक्ट होगा, ये अलग बात है, लेकिन वो बच्चा सब्जेक्ट को इजीली ले पाएगा। सब्जेक्ट के साथ जो फ्रेंडशिप की जो बात जो अभी जोशी सर कह रहे थे कि फ्रेंडली हो पाएगा, वो आपके साथ टॉपिक के साथ हो पाएगा, कॉन्सेप्ट के साथ हो पाएगा और आपके साथ हो पाएगा। मैं इसमें उल्टा चलूंगा, पहले वो आपके साथ हो पाएगा, फिर वो कॉन्सेप्ट के साथ हो पाएगा डेफिनेटली। अगर मैं यकीन, आप जरा थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिए, हम सब लोग करें तो मैथमेटिक्स उनका अच्छा होगा जिनके टीचर अच्छे होंगे। अच्छे से मेरा मतलब, मैं अच्छे से मतलब जो कि समझ में जिनके आता है ना, जो अच्छे से समझा पाते थे, और उनका तो जो व्यवहार जो है, कभी भी गुस्सा ज्यादा नहीं करना और प्यार से समझा देना, वो टीचर उनका मैथमेटिक्स मेरे ख्याल ज्यादा अच्छा रहा होगा, रादर देन कि मैं एक बार पूछने गया, बता तो दिया उन्होंने, लेकिन झुंझलाए या कुछ रिलेशन नहीं बन पाया उनके साथ। तो मुझे ऐसा भी मुझे लगता है एक्चुअली। तो ये जो आपने कहा, चान्ना सर ने कहा कि इस पर हमने बात की है, वहां पर डायरेक्टरेट में चल रही है बात, उनसे कहा गया कि हम लगातार इसको करें। ये है एक्चुअली है कि हम किस तरीके से थिएटर एंड एजुकेशन को कैसे क्लासरूम तक लेके आए और हम किस तरीके से उसको कर पाए अच्छे से। डेफिनेटली इसकी तरफ कोशिश जारी है, कब तक हो पाएगी आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है, लेकिन हम लोगों की, आपकी कोशिश बिल्कुल, आपका जो कहना है बिल्कुल सही बात है कि जब तक ये नहीं जाएगा वहां तक, तब तक ये ऊपर तक ही बात रह जाती है डेफिनेटली। जी धन्यवाद सर। रजनीकांत शुक्ला जी कह रहे हैं कि पिछले दिनों आपने
जो है मैग्सेसे पुरस्कार विजेता गूंज संस्था के संस्थापक अंशु गुप्ता जी का साक्षात्कार दिल्ली के बच्चों से करवाया। तो ये इस तरह के जो प्रयास हैं बहुत सराहनीय और होते रहने चाहिए। जी जोशी सर। जी नहीं, मैं ये कहता था जो थिएटर इन एजुकेशन के बारे में जो बात हो रही है, राकेश चांदना जी कह रहे हैं और डॉक्टर अशोक तिवारी जी कह रहे हैं, हम सब जानते हैं कि एक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की कंपनी एक यूनिट है थिएटर इन एजुकेशन, बहुत अच्छा काम वो कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि दिल्ली सरकार जो है वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के साथ मिलके ये जो कंसेप्ट है उसको धरातल पर लाएगी। और वो भी प्रयासरत है, वो कंपनी भी प्रयासरत है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा भी प्रयासरत है। जितने अभी तक कलाकार हुए हैं वो सब चाहते हैं कि थिएटर आए, क्योंकि बच्चों को एक आत्मविश्वास जो आप जगाना चाहते हैं वो थिएटर से बहुत आसानी से मिल जाता है। मेरा दूसरा प्रश्न ये था डॉक्टर अशोक तिवारी कि आपने काम किया, हैप्पीनेस स्कूल में काम हुआ, कितने प्रोग्राम चले, उसमें आप बच्चों के साथ काम कर रहे हैं। इसके एक्चुअली दो पक्ष हैं। वो ये हैं कि आपने 12th तक काम किया, 12th तक आपने मैथमेटिक्स के एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट पे काम किया और बच्चा बहुत सीख गया, बच्चा ये हो गया। दिल्ली के स्कूलों के बच्चों के हालात जानते हैं कि दिल्ली के कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिल पाते, क्योंकि बाहर के जो बच्चे हैं, बाहर की स्टेट्स के, मैं नाम नहीं लूंगा, वो 95-97% आते हैं और सारी सीटें ग्रैब करते हैं। तो दिल्ली के अपने जो स्कूल हैं या अपने जो कॉलेजेस हैं दिल्ली सरकार के, एक तो महंगे हैं, दूसरा स्टेट के, सेंट्रल के नहीं है, सेंट्रल से ग्रांट बहुत मिलती है। सब बच्चे चाहते हैं कि दिल्ली के रेगुलर कॉलेज में हो जाए। आपके बच्चे मार्क कर पाते हैं, ले पाते हैं, मैं नहीं जानता। मेरा क्वेश्चन ये था कि जिन बच्चों के साथ आप काम कर रहे हैं, जो बच्चे आपको लगता है कि बहुत ब्रिलियंट हैं और उनको कंसेप्ट समझ में आ गया, क्या उनका कुछ डॉक्यूमेंटेशन होता है कि हाँ ये बच्चा अच्छा था, 12th के बाद वो बच्चे कहाँ लैंड कर रहे हैं, उनको कितनी सक्सेस मिल रही है? Do they come back to you? Do they give some feedback to you that we have achieved this, we have reached this position, we have achieved this position in society? या हम अभी तक अपने कार्य क्षेत्र को 12th क्लास तक करके छोड़ दिया है कि हाँ ठीक है, हमने अपना काम निभाया, जो टीचर का काम होता है, वी हैव शोन द राइट विंडो, राइट पाथ, एंड नाउ यू ट्रेड योरसेल्फ। आप खुद जाइए, खुद अपना मार्ग को अपने आप एक्सप्लोर करिए। या कुछ ऐसा सिस्टम है कि जो अच्छे बच्चे हैं, या जो भी बच्चे हैं, जो भी अच्छे बच्चे, तो कोई बड़ा वैसा कंसेप्ट हो जाएगा, जो भी बच्चे आपको लगता है कि इस स्ट्रीम के थ्रू निकल रहे हैं, उनका कुछ डॉक्यूमेंटेशन, मतलब देयर कैरियर ग्राफ, देयर लाइकिंग्स, देयर डिसलाइकिंग्स, देयर माइंडसेट, देयर वर्क एथिक्स, वो कुछ ऐसा डॉक्यूमेंटेशन होता है, कुछ ऐसा प्लान है दिल्ली सरकार का? कि दिल्ली सरकार सोचती है कि मैं सिर्फ, हम तो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन is concerned up to 12th class only? एक्चुअली आपने अच्छा पॉइंट लिया। एक तो ये है कि ये जो आपने थिएटर एंड एजुकेशन का, खास तौर से टीआई का जो काम है, ये कई स्कूल्स में अभी भी चल रहा है। कई स्कूल्स में, हाँ, मतलब जैसे हरिनगर प्रतिभा में है, प्रतिभा हरिनगर में जो उनके प्रिंसिपल हैं अजय चौबे सर, अजय चौबे लगातार वो कांटेक्ट में होते हैं, उनके साथ मैं भी जाकर के उनसे के साथ करता हूँ कई बार, और मिलकर के खूब करते हैं। 2 स्कूल और भी हैं बेसिकली। तो इस तरीके से लगातार जैसे आनंद विहार वाला मॉर्निंग वाला है, आनंद विहार का मॉर्निंग है, इवनिंग में रजनीकांत जी रहे, मॉर्निंग वाला है, उसमें कई बार हम लोग लगातार वर्कशॉप कर रहे हैं, है ना। ओके। तो इस तरह की चीजें चल रही हैं। लेकिन ये सही कह रहे हैं आप कि जब तक ये रेगुलर बेस पर और ढंग से इसको प्लानिंग तरीके से नहीं करेंगे, शायद तब तक ये उतना नहीं हो पाएगा। दूसरा था आपका, आई जस्ट फॉरगेट, कि 12th के बाद, 12th के बाद डॉक्यूमेंटेशन के लिए बेसिकली खास तौर से एल्यूमिनाई बनाने के लिए हर स्कूल की एल्यूमिनाई तैयार हो रही है। हर स्कूल को कहा गया है कि आपके जो पास आउट के बच्चे गए हैं, जो पास आउट हैं, उनको एल्यूमिनाई कीजिए। और सबने एल्यूमिनाई तैयार की है, उन एल्यूमिनाई के साथ मीटिंग कीजिए, और मीटिंग करके कौन कौन अपनी सर्विसेज भी दे सकता है अभी स्कूल को, ऐसे भी कि आप हो सकता है स्कूल आपको बहुत पे ना करे, लेकिन आप प्लीज, अगर आपके पास टाइम है तो कुछ टाइम के लिए हमारे बच्चों के साथ उनको इंस्पायर करने के लिए, मोटिवेशन करने के लिए कुछ अपनी बात रखिए यहाँ पर आकर के। तो ये भी शुरू हुआ है, ये एल्यूमिनाई, हर स्कूल के एल्यूमिनाई का बाकायदा तैयार किया गया है, ये डॉक्यूमेंटेशन है। बहुत बढ़िया।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अशोक सर, बहुत आप सुंदर। हमारे शो में आए और आज आपने जिस तरह से अपनी बातों से हम सबको प्रभावित किया, वो ताउम्र सब लोग याद रखेंगे। हमारे सारे दर्शकों के कमेंट जो है इस बात को की तस्दीक कर रहे हैं। राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी कह रहे हैं कि मुझे भी आपकी टीम में काम करने का सुअवसर प्राप्त मिला। यस यस सीमा सक्सेना जी भी कह रही हैं कि वो भी आपकी टीम में हैं। तो यस इतने यस प्रतिभाशाली शिक्षक अगर आपकी टीम में हैं, तो हम समझ सकते हैं कि आपकी प्रतिभा क्या है। और वो रजनीकांत आज जी भी शो में है, आप रजनीकांत जी भी एक्चुअली हाँ, रजनीकांत रजनीकांत जी भी और वो मैं रजनीकांत जी की टीम में हूँ, रजनीकांत जी मेरी टीम में नहीं है, मैं उनकी टीम में हूँ। वाह! क्या बात है सर। तो ये आना-जाना लगा रहे, भगवान करे, ईश्वर करे कि एक-दूसरे की टीम और में हम कभी कभी शामिल तो होते मुझे रहें। लगता है कि मुझे भी इस टीम में शामिल होना चाहिए। डेफिनेटली जोशी जी, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। सर आप तो दिल्ली में हैं, आप तो ऑलरेडी शामिल हैं। बस ये है कि आप अभी जो है नॉन प्लेइंग कैप्टन हैं, आप प्लेइंग कैप्टन हो जाएँगे तो बढ़िया हो जाएगा। यस जी, तो राकेश सन्ना जी कह रहे हैं कि मैं जिस विद्यालय से पढ़ा वहाँ मैंने एलुमनी के रूप में रजिस्टर किए 1 वर्ष से ऊपर हो गया लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो चांदना जी धैर्य रखिए, सब्र रखिए, धीरे-धीरे सब होगा। लगे हैं हमारे दिल्ली के क्रांतिकारी शिक्षक और वहाँ की सरकार भी इस काम में प्रयासरत है, तो धीरे-धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। या जी, तो ये आपकी ओर से मैंने जवाब दे दिया सर, माफ़ी चाहता हूँ। एक्चुअली हो सकता है देखिए कई बार स्कूल टू स्कूल भी डिफर करता है, स्कूल टू हाँ, बिल्कुल, वो प्रिंसिपल या एचओएस जो ना कौन बिल्कुल आ गया बिल्कुल। उस टाइम पर वो किस तरह इनिशिएटिव ले रहे हैं, हाँ, कम ले हाँ। रहे हैं ज्यादा ले रहे हैं, इन चीजों को लेकर के भी मेरे ख्याल है कई बार डिपेंड करता है, तो और डेफिनेटली काम भी कितना स्कूल में किस तरह का काम आ रहा है। अभी बिल्कुल कोरोना है पिछले सर 8-10 या महीने से तो कोरोना ही है। डेफिनेटली डेफिनेटली तो 1 डेफिनेटली साल में से आप इतने महीने तो निकाल दीजिए। यकीनन तो खैर बहुत अच्छा लगा सर आप हमारे शो में आए और आपने एक नया आयाम दिया हम हमारे शो को और आपकी प्रतिभा से हम सब परिचित हुए, हमने सीखा। हम रजनीकांत शुक्ला जी के, राजेंद्र उपाध्याय जी के भी आभारी हैं, सीमा जी के और आप सबके, जोशी सर के। आज हमारे बहुगुणा जी थोड़ी देर के लिए एक झलक उन्होंने दिखलाई और फिर वो चले गए और हेमंत सर बीमार चल रहे हैं, तो वो भी रंगमंच के बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। यस आज यस नहीं जुड़ पाए दुर्भाग्य से, तो और आनंद आता अगर वो जुड़े होते तो आपसे कुछ और सवाल करते, बेहतरीन बातचीत रहती। फिर भी हमने कोशिश की कि आपके व्यक्तित्व के हर पक्ष को हम अपने दर्शकों तक पहुँचाएँ और हम कहाँ तक इसमें कामयाब रहे, इसका निर्णय दर्शक करेंगे और आप करेंगे सर। नहीं नहीं बहुत अच्छी बातचीत रही मेरे ख्याल है, एक काफी दिन बाद अपने बारे में इतना एक साथ चीजों को कहना करना एक्चुअली मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था, लेकिन जब मैं आया था शुरुआत किया था तब मुझे लग रहा था कि कहाँ से शुरू करेंगे मुझे नहीं पता, और मुझे नहीं पता था कि भट्ट सर क्या सवाल करेंगे, जोशी सर क्या सवाल करेंगे, मुझे मालूम नहीं था, तो मुझे लग रहा था, नहीं नहीं लेकिन बहुत सुंदर मुझे से बहुत 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 थैंक अच्छा यू। सर, तो आज के लिए इतना ही दर्शकों। कल शाम 7 बजे द टीचर शो के 141वें एपिसोड में हमारे साथ एक नई हस्ती होंगी और उनका नाम है डॉक्टर स्वर्ण रावत। अभी थोड़ी देर पहले जो जिक्र चल रहा था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की थिएटर एंड एजुकेशन कंपनी का, उसके फाउंडर्स में से एक हैं स्वर्ण रावत साहब और उन्होंने रंगमंच और शिक्षा पर बहुत बृहद काम किया है। शिक्षकों के साथ बहुत विशाल उनका अनुभव है और हमने भी कई शिक्षकों की कार्यशालाओं में उनको बुलाया, उनके अनुभवों का लाभ लिया उत्तराखंड में। उत्तराखंड ही नहीं, देश का कोई हिस्सा शायद नहीं है कि जहाँ वो ना गए हों और उन्होंने शिक्षा पर बातचीत ना की हो, शिक्षकों से इंटरेक्शन ना किया हो, संवाद ना किया हो। बहुत ऊर्जावान है वो भी अभी और बड़ा मजा आता है उनके साथ बातचीत करते हुए। तो कल हम उनसे बातचीत करेंगे डॉक्टर स्वर्ण रावत जी से और आज तक के 139 एपिसोड हमारे यूट्यूब चैनल विविधा पर उपलब्ध हैं। ये एपिसोड भी थोड़ी देर बाद विविधा पर अपलोड हो जाएगा। तो आप सबसे अनुरोध है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे प्लीज सब्सक्राइब करिए। ये सारे एपिसोड्स को खूब सारा स्प्रेड कीजिए, विभाजित कीजिए, अ, सारी दुनिया संचरण में फैलाइए। जी। संचरण करिए संचरण। हाँ, संचरण करिए। जैसा मैं सर से कह रहा था डॉक्टर अशोक तिवारी जी से कि अच्छाई जो है फैलानी पड़ती है, बुराई अपने आप फैलती है। यकीनन यकीनन तो आपसे अनुरोध है कि इस अच्छाई को फैलाइए और इतने सारे बड़े-बड़े अनुभव हमें 1 घंटे में मिल रहे हैं सीखने को, इससे अच्छा कहाँ होता है?
और सर कितने गर्व की बात है कि आईपीएल के दौर में लोग हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दशहरा निकल गया, हमारा शो लगातार जारी रहा। तो ये हमारे लिए बड़े प्राउड की बात है, लोग आईपीएल नहीं देख रहे हैं, हमारे शो के साथ जुड़े हुए हैं, तो हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। तो कल नासिरा शर्मा जी भी कह रही हैं जरूर सर, और रजनीकांत जी कह रहे हैं स्वागत है उनका। तो मैं कल शाम 7 बजे हम आपसे फिर मिलेंगे द टीचर शो के एपिसोड 141 में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली के डॉक्टर स्वर्ण रावत जी के साथ। तब तक हमें अनुमति दीजिए मित्रों। नमस्कार, शुभ रात्रि। द टीचर्स शो। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। यहाँ हर टीचर सरकारी है और ये सबसे असरकारी है, असरकारी है। हमारा शो सब पर भारी है, ये जब से शुरू हुआ जारी है, जारी है, जारी है। द टीचर्स शो है ये सरकार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। द टीचर्स शो।